तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री की आज के इस क्लास में हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज एसिमेट्री एंड कायरलिटी, जिसमें आज इस थ्योरेटिकल पार्ट को हमें खत्म करना है एसिमेट्री एंड कायरलिटी की। लेकिन उससे पहले जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 30 तक, जिसमें हमें मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी थी। और मैंने आपको कहा था इन क्वेश्चंस को आप करके रखिएगा। हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, आप देखिएगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वन बाय वन मैं एक एक सवाल को सॉल्व करता हुआ चलता हूं। ओके, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं 13th नंबर क्वेश्चन की। अगर मैं 13th नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 13th नंबर क्वेश्चन में दो एलिन्स के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेक करूंगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को चेक करूंगा, यानी सीक्वेंस को चेक करूंगा, देन मैं 3D की बात करता हूं। क्लियर? तो हमेशा मैं चलता ऐसे ही हूं, बट जिक्र मैं वहीं करता हूं जहां मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। बाकी को मैं हमेशा सॉल्व तो करता हूं, बट मन में करता हूं। हर बार हर सवाल के लिए मैं ऐसा बोलूं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम चेक नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने आपको लिखवाया है थ्योरी में कि पहले ये दो चीजें चेक करेंगे, तो मतलब करेंगे, हम इनको स्पीडली पहले चेक करेंगे, देन वी विल डील्स विद द 3D। पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम से डीलिंग करते ही करते हैं। तो दोनों की ये चीजें सेम है, इसलिए अब मैं 3D से चेक करूंगा। तो 3D जब मैं यहां लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं इनके RS चेक करूंगा। दो एलिन्स को अगर कंपेयर करना होता है तो मैंने एक ही बात कही है, RS से चेक कीजिए, ना कि आप अपनी इमेजिनेशन पावर लगाएं। ओके, RS से चेक करो, बड़े आराम से रिलेशन आएगा। तो अगर मैं RS निकालूंगा तो मुझे इसका भी RS निकालना है। ओके, जगह कम है अपने पास यहाँ, और हमें इसका भी RS निकालना है। तो मैं ग्रुप लगाऊंगा उसके लिए। अगर मुझे RS आइडेंटिफाई करना है तो ग्रुप जब मैं लगाऊंगा तो वेज पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन मैं यहां लगाऊंगा, क्लोरीन मैं यहां लगाऊंगा। करेक्ट? और जब मैं इसको घुमाऊंगा तो लेफ्ट में M ही आएगा और H राइट में आएगा। करेक्ट? ये मैंने यहां पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद में मैं यहां पर प्रायोरिटी सबसे पहले वर्टिकल पे दूंगा, 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर हॉरिजॉन्टल पे 3 नंबर और ये 4 नंबर, फिर 1 से 2, 2 से 3, ये लीजिए क्लॉकवाइज मूवमेंट, और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन R आ गया हमारा। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहां पर प्रायोरिटी दूंगा, 1 नंबर, सॉरी, वेज ऊपर, डैश नीचे, घुमाऊंगा, लेफ्ट में ही आएगा, राइट में ही आएगा। ये 1 नंबर लेगा, ये 2 नंबर लेगा, ये 3 नंबर लेगा, ये 4 नंबर लेगा, 1 से 2, 2 से 3, ये एंटी क्लॉकवाइज आया, यानी कि S इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए भाई सभी लोग, फर्स्ट का आप सभी लोगों का आंसर एनेंशोमर आया था। करेक्ट? सभी स्टूडेंट्स का आंसर 13th नंबर में एनेंशोमर आया था क्या? कहिए। गुड, बहुत अच्छी बात। तो 13th नंबर का जो आंसर है दैट इज द एनेंशियोमर। ये लीजिए, एनेंशियोमर इज द आंसर। ओके, अब मैं आता हूं 14th नंबर पे। 14th नंबर पे मैंने कहा वही दो चीजें। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों में अलग अलग है। जिसने डायरेक्ट RS से किया है वो गलत कर चुका है, और जिसने पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा ध्यान से, यहां देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन मैंने अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे लगा रखे हैं, और यहां मैंने ब्रोमीन और क्लोरीन रिंग पे लगा रखे हैं। दैट मीन्स अभी तो दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही मैंने अलग कर रखा है। क्लियर? इसका मतलब ये दोनों आपस में रेजियो आइसोमर्स हैं। तो 15th नंबर का, सॉरी 14th नंबर का आंसर आएगा रेजियो। ये लीजिए, ये 14th नंबर का आंसर आ गया रेजियो। ओके, चलिए जी, 14th नंबर भी सॉल्व हो चुका है हम लोगों का। अब मैं आता हूं 15th नंबर पे। तो 13th एंड 14th दोनों सॉल्व कर दिए हैं मैंने, जिसमें 14th का आंसर रेजियो है। अब मैं आता हूं 15th नंबर पे। ओके, देखो भाई 15th नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 15th नंबर को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप देखो ये दो कंपाउंड है क्या, ये दोनों। 14th नंबर मुझे बताओ कितने लोगों ने गलत किया था? 14th नंबर, मुस्कुराओ मत तुम लोग। 14th नंबर किस किस ने रेजियो आइसोमर किया था?
रेजियो कितने लोगों का था? रेजियो चलिए चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। अब मैं बात करता हूं 15th नंबर की। देखो अगर मैं 15th नंबर की बात करूं तो 15th नंबर में दो बाइफिनाइल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। और मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी कभी दो बाइफिनाइल्स, दो एलीन्स, दो हेमिस्पाइरेन, दो इंस्पाइरेन, दो अनसा, दो पैरासाइक्लोफेन, दो ट्रांसाइक्लोऑक्टेन, राइट, दो बाइपाइरोल्स, दो बाइनेफ्थॉल्स, इनके बीच में अगर रिलेशनशिप निकालनी होती है तो बेस्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उधर भी आरएस निकाल दो, इधर भी आरएस निकाल दो। अगर दोनों के एक जैसे हैं, आइडेंटिकल ऑपोजिट है, एनेंशियोमर। क्लियर? इमेजिनेशन पावर की कहीं जरूरत नहीं है, आरएस सबसे बढ़िया तरीका है। तो मैं यहां 15th का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। ठीक है, देखो भाई 15th का आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल के रखते हैं। सबसे पहले 15th में जगह नहीं है हमारे पास, चलो ऊपर साफ कर देता हूं एक बार। अब देखिएगा 15th नंबर का जब मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा, पहले मैं यहां निकालता हूं, वेज पे COOH है और डैश वाले पोर्शन पे SO3H है। और मैं इस वेज और डैश वाले पोर्शन को नीचे लाऊंगा, उस वक्त लेफ्ट में COOMe जाएगा और राइट में NHCOPH आएगा। उसके बाद मैं प्रायोरिटी देता हूं, 1 नंबर और 2 नंबर हमेशा वर्टिकल पे दिया जाता है और 3 नंबर और 4 नंबर हमेशा हॉरिजॉन्टल पे दिया जाता है। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन। ये लीजिए पहले कंपाउंड का आर कॉन्फ़िगरेशन आया है हम लोगों का। उसके बाद में मैं बात करता हूं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। जब मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो मैं रोटेट करके लेफ्ट वाली रिंग को नीचे लाऊंगा। जब लेफ्ट वाली रिंग को मैं नीचे लाऊंगा तो देखिए वेज पर क्या लगा हुआ है, COOMe, वेज हमेशा यहां आएगा और डैश पे लगा हुआ है NHCOPH। जब आप इसे रोटेट करोगे, वेज और डैश वाले पोर्शन को नीचे लाओगे तो लेफ्ट में SO3H आएगा और राइट में COOH आएगा। ये लीजिए, अब मैं 1 नंबर और 2 नंबर वर्टिकल पे दूंगा तो ये लीजिए, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इसको 3 दूंगा और इसको 4 दूंगा। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक का आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और एक का एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। और अगर एक का आर और एक का एस कॉन्फ़िगरेशन है तो 15th नंबर में ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर। यानी 15th नंबर का आंसर है एनेंशियोमर। ओके, चलिए अब मैं आता हूं 16th नंबर पे। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बीच बीच में आएंगे जहां हमें ना आरएस की जरूरत है, हमें केवल इमेजिनेशन करना है, केवल मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे उन्हीं में से एक एग्जांपल है 16th नंबर। देखो 16th नंबर में अगर आप देखें यहां तो ये दोनों एमी और ये बीआर आपस में सस है और अगला बीआर ट्रांस पे है, यानी ये एमी और बीआर ट्रांस में है, ये सस है। लेकिन अगले मॉलिक्यूल में देखो तो ये दोनों क्या हो गए, ट्रांस, और ये दोनों क्या हो गए, सिस। तो बताइए ऐसा कहीं कोई मिरर बना कि जो अगर यहां लगाया जाए, राइट, तो वो इन दोनों को ट्रांस कर दे? ऐसा कोई मिरर बनता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई मिरर होता ही नहीं है। ना से कोई मिरर से इमेज बनाई जा सकती है कि मैं मिरर को इस पे लगा दूं और वो इनको कर दे ट्रांस और इसको कर दे सिस। ऐसा कोई मिरर नहीं है। आई बात समझ में? ना कोई साइड मिरर है ना कोई फ्रंट मिरर है, ऐसी इमेज आप बना ही नहीं सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर नहीं है। स्टीरियो आइसोमर तो है बट एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। तो मैं कहूंगा ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स है। करेक्ट, ये 16th नंबर हो गया। अब मैं 17th नंबर की बात करता हूं। 17th नंबर में अगर आप देखें ध्यान से तो दोनों ब्रोमीन 1-2 पोजीशन पर है
और इधर की तरफ देखें तो दोनों ब्रोमीन 1,3 पोजीशन पर है। तो अगर देखा जाए तो पोजीशन में ही फर्क आ गया, इसका मतलब 17th नंबर भी आपस में क्या कहलाएंगे, रेजियो आइसोमर। 17th नंबर भी आपस में क्या कहलाएंगे, रेजियो आइसोमर। तो इधर देखिए 15th एनेंशियोमर, 16th डायस्टीरियोमर और 17th रेजियो आइसोमर्स कहलाएंगे। अब मैं आता हूं 18th नंबर पे। देखो भाई 18th नंबर को मैं सॉल्व करता हूं। अब 18th नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दो तरीके हैं मेरे पास इसको सॉल्व करने के। कौन कौन से, तो जरा देखेंगे आप लोग। एक तरीका तो ये है कि मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल दूं, यहां भी आरएस निकाल दूं और यहां भी आरएस निकाल दूं। और हमारे को पता है अगर दो फिशर हमारे आमने सामने होते हैं तो हम उसे इवन चेंजेस से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इवन चेंजेस से भी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आरएस से तो आपको आता ही है, इधर भी आरएस निकाल दो, इधर भी आरएस निकाल दो। अगर दोनों के सेम है तो आइडेंटिकल, दोनों के ऑपोजिट है तो एनेंशियोमर, एक पे सेम एक पे ऑपोजिट है तो डायस्टीरियोमर, ये तो हम जानते हैं। अब मैं इसको इवन चेंज से करता हूं। तो देखो पहला फिशर जैसा है मैं वैसा ही रखता हूं। Me है, ये H है, ये NH2 है और ये H है, ये ब्रोमीन है और ये C2H5 है। अब अगले फिशर में मैं इवन चेंजेस कर रहा हूं। अगले फिशर में मैं इवन चेंजेस कर रहा हूं ताकि मुझे यहां और यहां प्रिंसिपल चेन में यहां कौन है Me और यहां प्रिंसिपल चेन में कौन है Et। तो मुझे प्रिंसिपल चेन में Me और Et ही दिखना चाहिए, उसके अनुसार फिर मैं लास्ट में डिसीजन लूंगा कि रिलेशनशिप को क्या कहना है। तो मैं यहां इधर देखो यहां C2H5 है तो इवन चेंज करते हुए C2H5 यहां लाता हूं। तो C2H5 यहां आएगा, ब्रोमीन यहां आएगा, फिर ब्रोमीन यहां आएगा, H यहां आएगा। तो ये H, ये ब्रोमीन, ये इवन चेंजेस मैंने कर दिए। C2H5 इधर, ब्रोमीन इधर, ब्रोमीन इधर, H इधर, ये लीजिए। अब अगर यहां देखा जाए तो Me इधर लाना है मुझे। जब Me इधर आएगा तो NH2 इधर, फिर NH2 इधर आएगा तो H इधर आएगा। ये कंपाउंड मुझे इवन चेंज से मिला। लेकिन यहां तो Me ऊपर है, C2H5 नीचे है, तो कोई बात नहीं, मैं इस फिशर को 180 डिग्री से प्लेन में घुमा देता हूं। अगर मैं इस फिशर को 180 डिग्री से 180 डिग्री से प्लेन में घुमा दूं तो मुझे ये ऐसा दिखेगा। Me यहां दिखेगा, H यहां दिखेगा, NH2 यहां दिखेगा, फिर उसके बाद Et यहां दिखेगा, Br मुझे यहां दिखेगा, H मुझे यहां दिखेगा। ये लीजिए, ये मेरे को यहां पर 3D मिल गई इस कंपाउंड की। ये जब मैं इसे देखता हूं तो देखो क्या मिला, ये Et, ये MEH NH2, MEH NH2, ये 3D तो मुझे सेम दिख रही है, बट अगर मैं नीचे वाले की 3D देखूं तो मुझे ऑपोजिट दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18th नंबर में जो आंसर आएगा वो आएगा डायस्टीरियोमर। क्या रिलेशनशिप आ गई, डायस्टीरियोमर, यानी ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या रिलेशनशिप रखेंगे, ये रिलेशनशिप रखेंगे डायस्टीरियोमर्स। ये लीजिए, ये हमारा 18th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो 16th नंबर मैंने आपको सिखा दिया है, 17th नंबर मैंने आपको सिखा दिया है, 18th नंबर भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ओके, तो आप चाहते तो आरएस से भी कर सकते थे और मैंने इसको और कैसे कर दिया, इवन चेंजेस से कर दिया। बहुत तरीके होते हैं करने के, ऐसा नहीं है कि आप इससे ही करोगे, हर तरह से आपको करना आना चाहिए। बट हाँ, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज द बेस्ट मेथड, राइट। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, ब्रिज है, वहां जरा इमेजिनेशन कर लिया करो, वहां आरएस की जरूरत नहीं होती। इमेजिनेशन से करोगे ज्यादा फटाफट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब मैं बात करता हूं 19th नंबर एग्जाम्पल की। देखो भाई, अब हम 19th नंबर से डीलिंग करते हैं। 19th नंबर में अगर आप देखें तो देखो भाई, कुछ कलाकारी की हुई है। 19th नंबर में क्या किया गया है, 19th नंबर के अंदर एक न्यूमांस है। 19th नंबर में एक न्यूमांस है और एक वेज डैश है और रिलेशनशिप निकालनी है। अब हमारे को पता है कि न्यूमांस और वेज डैश अगर ये दो हैं तो हम क्या करें, या तो वेज डैश का भी फिशर बना लें और न्यूमांस का भी फिशर बना लें, और एक तरह से सवाल अब दो फिशर के बीच में हो जाएगा और वो ज्यादा आसान है। और हमें वेज डैश से फिशर बनाना भी आता है और न्यूमांस से भी फिशर बनाना आता है। तो जरा ये काम करते हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट लास्ट,
है ना। इतना समय अगर एक्स्ट्रा लग जाए, पर अगर सवाल सही हो और पैटर्न एक ही हो, सुलझाहट रहे दिमाग में, वो ज्यादा सही है। ओके, तो मैं यहाँ सबसे पहले इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाता हूँ, और इसके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कभी तकलीफ आएगी नहीं, बिकॉज वेज डैश से फिशर पे तो हमारे को महारत हासिल है, हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं ये काम। ठीक है, ये ब्रोमीन हमारे को ऊपर रखना है, NH2 हमारे को यहाँ लाना है। क्लियर, उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा यूं घुमाया, अपने आप हमें Me इधर दिखने लग गया, H हमारे को यहाँ दिखने लग गया, NH2 ऐसे ही आते ही H हमारे को इधर दिखने लग गया, और Et हमारे को इधर दिखने लग गया। ये लीजिए, ये मैंने इस वेज डैश का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया है। अब मैं बात करता हूं इस न्यूमांस के लिए। तो मैंने क्या बोला है, न्यूमांस तब तक न्यूमांस है जब तक हम चाहते हैं। जिस दिन हमने चाहना बंद कर दिया, न्यूमांस सॉर्स हो जाएगा। करेक्ट, तो मैं अगर इसी का साइड व्यू बनाऊं तो हमें सॉर्स दिखाई देगा। ये लीजिए, ये N, ये H, ये ब्रोमीन, ये NH2, ये H, और ये C2H5। इज इट क्लियर? अब आप ये देखिए कि यहाँ वर्टिकल पोर्शन में हमारे को Br और NH2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर ये चाहिए तो हमारे को सबसे पहले तो इस सोर्स को नीचे की तरफ से एक्लिप्स लाना है, ताकि जब हम यहां से देखें तो हमारे को फिशर नजर आने लगे सीधे सीधे। आ रही है बात समझ में? और जब हम इसको नीचे की तरफ से एक्लिप्स लाएंगे तो बताइए यहां और यहां क्या लाना पसंद करेंगे? वो जो हमें वर्टिकल पर रखना है। और वर्टिकल पर हमें क्या रखना है? हमें ब्रोमीन और NH2 लानी है, ताकि हमारे को आंसर दिखने लगे। राइट, देखो, जैसे मैं यहाँ रोटेट करके पहले मैं इस वाले कार्बन को रोटेट करता हूं, और मुझे क्या चाहिए? यहाँ NH2 ये रहा, NH2 नीचे चाहिए, ये लीजिए। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कहता है सर यहाँ तो NH2 नीचे वाले कार्बन पर है। कोई बात नहीं यार, बात की बातें हैं, कर लेंगे। कुछ लोग यहीं से स्टंट मारते हैं, इसको सिर्फ घुमाते हैं। नहीं भैया, ये काम नहीं करना। पहले एक बार शांति से फिशर बना लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसका NH2 इस काले कार्बन पे नीचे लगा है या ऊपर लगा है, लास्ट में 180 डिग्री से फिशर को घुमा लेंगे। फिशर को 180 डिग्री से प्लेन में घुमाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इन्हें पलटना या इन्हें पलटना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन्हें मैं स्टंट मारना कहता हूं, तो हमें स्टंट नहीं मारने इनमें। इसमें ज्यादा यूं 180 डिग्री से घुमा घुमा के स्टंट नहीं मारने। अपने को आराम से प्यार मोहब्बत से फिशर बना लेना है। पहले बाद में देखेंगे 2 फिशर आने के बाद कि हमारे को क्या करना है। पहले एक बार फिशर आ जाए, क्लियर, और वो बड़े आराम से आ सकता है। इसका तो आ चुका है और इसका बस तैयारी में है, अभी आ जाता है। देखो, जैसे NH2 यहां आया तो आपने H यहां और Et यहां कर दिया, और जब आपको यहां पर ब्रोमीन लाना है, ये लीजिए, तो यहां H आ गया और ये Me आ गया। अब यहां ये NH2 है, ये ब्रोमीन है, ये H हो गया, ये Et हो गया, ये H हो गया, और ये Me हो गया, येलो। और अब हमारे को पता है कि यहां ब्रोमीन नीचे की तरफ है, यहाँ NH2 ऊपर की तरफ है, इसका रिवर्स है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, इसको 180 डिग्री से फिशर को प्लेन के अंदर रोटेट कर देता हूं। अगर मैं इस कंपाउंड को प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट कर दूं तो मुझे ब्रोमीन यहां दिखेगा। राइट, ओह एक मिनट, ये तो Me है ना। राइट, चलिए, तो मुझे ब्रोमीन यहां दिखेगा, जैसे घुमाया Me मुझे यहां दिखेगा, H मुझे यहां दिखेगा, NH2 यहां है, Et यहां है, H यहाँ है। ओहो, देखो लास्ट में घूम फिर के ये वही 3D बन गई जो ये है। यानी ये दोनों कंपाउंड्स आपस में आइडेंटिकल कहे जाएंगे। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या कहे जाएंगे? आइडेंटिकल। करेक्ट, तो ये मैंने बड़े ही आराम से कर दिया। इसका फिशर बनाया, फिर न्यूमान से सोर्स देगा, फटाफट मैंने इसका एक्लिप्स फॉर्म बनाया और कर डाला। आ गई बात समझ में? क्लियर? ये बात करी हमने 19 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं आता हूं 20 नंबर क्वेश्चन पर। अब याद करो, इस 20, 21, 22, 23, 24, अब यहां से अपने इमेजिनेशन चालू हो गई। यहां से अब उठा पटक चालू हो चुकी है। करेक्ट, 20 नंबर से ये उठा पटक चालू हो जाएगी, और उठा पटक का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्लियर? अब देखिएगा, जब भी कभी सवाल उठा पटक के होंगे
तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसको जरा मैं एक बार रिकॉल कर दूं, और इन सवालों को सॉल्व करने के दौरान मैं कई बार इन बातों का जिक्र करूंगा, कई बार रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को कभी कभी समस्या ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर समझना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं और हमसे कहा जाए दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ, और हमको सवाल करना है उठापटक से सॉल्व, और उठापटक से सॉल्व कब होते हैं, जब ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो फिर सवाल आरएस से ना करके उठापटक से करते हैं। क्या मतलब है आप समझना, जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए होंगे और कहा जाए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ, और सवाल उठापटक का है, इमेजिनेशन का है, उठापटक मतलब हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी, उठापटक इसका सवाल है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जरा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। ओके, देखो, या तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसा का ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, कोई उठापटक की जरूरत ही नहीं है, आप कह दोगे आइडेंटिकल। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या होगा सुनना, या फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं दिखेंगे, ऐसे के ऐसे नहीं है, ऐसे के ऐसे नहीं है, बल्कि इसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू होगा। मतलब मॉलिक्यूल यही है, बट इसी का डिफरेंट व्यू बना के दे दिया, अलट पलट के दे दिया, शक्ल बिगाड़ के दे दी, कुछ भी दे दिया। तो अब आपको उठापटक करनी है। अब इस उठापटक को आप अगर फिशर है तो इवन चेंज भी कह सकते हो, और अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है 4 मेंबर 5 मेंबर, तो इसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट व्यू है, तो इस उठापटक को आप क्या कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये 4 मेंबर या 5 मेंबर कोई भी रिंग है, तो उठापटक का मतलब है आप इस 4 मेंबर रिंग को यूं घुमाओगे, या ऐसे घुमाओगे, या प्लेन में घुमाओगे, ऐसे घुमा घुमा के देखोगे, और अगर ये मॉलिक्यूल 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग जो भी है, इसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू है, तो इस घुमाने फिराने के दौरान एक बार ऐसा दिखेगा आपको, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही बन गया, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है। ये उठापटक करनी आनी चाहिए, और जो ये उठापटक नहीं करता वो आरएस से करता है, इसका भी आर, इसका भी एस, आर इसका भी एस, इसका भी एस, सेम आगे आइडेंटिकल। और जो आरएस नहीं निकालता वो उठापटक करके कर लेता है, यार ये तो उसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू है, ये बेटा नहीं तो वही बन गया आइडेंटिकल, एक सेकंड में खत्म। तो ये क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब सुनो, मैंने कहा उसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू है, ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है, अभी करेंगे हम लोग। या फिर क्या हो सकता है, ये कंपाउंड और ये इसकी मिरर इमेज, लेकिन इस मिरर इमेज का डिफरेंट व्यू बना के छोड़ दिया हमारे पास, मॉलिक्यूल की मिरर इमेज का डिफरेंट व्यू बना के छोड़ दिया हमारे पास कि लो भैया बताओ रिलेशनशिप क्या है। तो क्या करोगे आप, दोनों में से किसी भी एक के ऊपर उठापटक चलो, आपने उठापटक करी, उठापटक करी, उठापटक करते आप रोकोगे ना, ये तो मिरर इमेज बन गए, मिरर इमेज बन गए। तो मिरर इमेज बनते ही अभी एनेंटिओमर नहीं, जल्दी नहीं, मिरर इमेज बन गए तो एनेंटिओमर अभी नहीं है, रुको वेट करो, कईयों के दिमाग में आ गया एनेंटिओमर, नहीं गलत बात, एनेंटिओमर नहीं, मिरर इमेज बन गए। आपने देखा ये मॉलिक्यूल के साथ एक कंपाउंड दिया हुआ था, इस मॉलिक्यूल के साथ एक कंपाउंड था, उठापटक करी आपने तो आपको दिखा अरे यार ये तो मिरर इमेज बन गए। एक है कि थोड़ी देर पहले क्या था, अरे तो वैसे के वैसे बन गए, इसका मतलब हम ये कह दें कि ये कंपाउंड आइडेंटिकल है। फिर देखा अरे तो मिरर इमेज बन गए, तो अब रुको, मिरर इमेज बन गए, रुको, अब आप दोनों में से किसी भी एक के ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्रोच करोगे। अगर वो प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री लग गई, प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री लग गई, दोनों में से कोई भी एक लग गई, तो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज होगा, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं। और अगर ना प्लेन लगे ना सेंटर ऑफ सिमेट्री लगे, दोनों एब्सेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे, अर्थात वो दोनों पेयर ऑफ एनेंटिओमर हैं। करेक्ट। तो दो प्रकार की उठापटक समझ में आई आपके, उसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू आइडेंटिकल, उस कंपाउंड की मिरर इमेज का डिफरेंट व्यू, घुमाया उठापटक करी, मिरर इमेज, फिर अप्रोच करा, प्लेन लग गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग गई, दोनों में से कुछ भी लग गया, तो ये दोनों एक ही चीज है, आइडेंटिकल नहीं लगा तो मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं है, एनेंटिओमर। करेक्ट। और तीसरी संभावना है कि एक कंपाउंड है, उसकी 3D चेंज है और आपको दे दी। अब आपको 3D चेंज दे दी तो ऑब्वियसली आप उठापटक करोगे, वैसा का वैसा नहीं दिख रहा, आपने बड़ी मशक्कत करी, बड़ी उठापटक कर रहे हो आप लोग, बहुत कोशिश कर ली आपने उठापटक करके, ना तो आपको बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है,
ना आपको कभी भी उसकी मिरर इमेज दिख रही है। पूरी कोशिश कर ली आपने, मतलब पॉसिबल नहीं है वो। तो इसका मतलब 3D चेंज है, लेकिन वो ना बिल्कुल वैसे की वैसे दिख रही है, ना हमारे को उसकी मिरर इमेज दिख रही है। तो इसका मतलब हम कहेंगे डायस्टीरियोमर। ये 3 केस अब हमारे को मिलेंगे यहां इनके अंदर। इनमें से हम किसी में भी कोई आरएस नहीं निकालेंगे, हम केवल उठापटक करेंगे, हम केवल इमेजिनेशन करेंगे। बस वही उठापटक का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमें मॉलिक्यूल्स में उठापटक करनी आती है, हमें मॉलिक्यूल्स को रोटेशन घुमा फिरा फिराना, अलटना पलटना सब आता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और खुले दिल से करो ये काम। आई बात समझ में? डरते डरते मत करो, खुले दिल से, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि हम ऐसे सवाल आसानी से कर सकें। ओके, तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने आपको? उसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू। तो उठापटक के दौरान वापस से वही व्यू दिखने लगेगा। उसकी मिरर इमेज का डिफरेंट व्यू, उठापटक से आपको वापस मिरर इमेज दिखने लगेगी। और फिर आपको देख करना है वेदर इट इज सुपर इंपोजेबल और नॉट। इफ सुपर इंपोजेबल आइडेंटिकल, नॉट सुपर इंपोजेबल एनेंटियोमर। और एक उसका डायस्टीरियोमर कितने उठापटक कर लो, कभी भी ना तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा दिखेगा, ना उसकी कभी मिरर इमेज दिखेगी। दैट मींस पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। आई बात समझ में? ये 3 संभावनाएं अब हमारे को एग्जाम्पल नंबर 20 से एग्जाम्पल नंबर 30 तक चेक करनी है। और आप ये देखो, ये उठापटक मैं कैसे कर रहा हूं, किस तरह से मैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप अप्रोच कर रहा हूं। करेक्ट? तो देखिएगा मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां तक मैं साफ करता हूं 20 नंबर से, फिर हम शुरू करते हैं ये उठापटक। देखो भाई, समझे? सबसे पहले मैं बात करता हूं 20 नंबर की। देखो 20 नंबर में ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, करेक्ट? और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अब मुझे ये उठापटक इसके अंदर करनी है। 2 तरीके हैं मेरे पास, जितना आसानी से मैं कर जाऊं उतना ही अच्छा है। मैं कैसे करूं? ये मिथाइल वेज पर है, ये भी मिथाइल वेज पर है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 180 डिग्री से प्लेन में घुमाता हूं। देखो, इसको मैंने ऐसे घुमाया, केवल ऐसे, देखना, ऐसे घुमा दिया। देखो ऐसे, मैं ये नहीं कहता हूं ऐसे ही घुमाना चाहिए, क्या कैसे घुमा दो यार, मैं करता हूं। देखो हर चीज करता हूं, हर चीज करके बताता हूं तुम्हारे को। 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारे को। मतलब आज 1% शिकन नहीं आनी चाहिए। आज के इस लेक्चर में बिल्कुल दिल वाह वाह बोलना चाहिए कि मजा आ गया। बस आज तो मजा ही आ गया। आज तक के सारे डाउट दूर हो गए हमारे, तो सारे संदेह सब खत्म हो गए। देखो ये कंपाउंड था, ठीक है, ये बना हुआ है। अब मैं जो कह रहा हूं समझना, मैं इसको यानी कि इसको प्लेन में घुमाता हूं, प्लेन में ऐसे घुमाता हूं। जैसे मैं इसको प्लेन में घुमाऊंगा, देखना क्या होगा। इमेजिनेशन अलर्ट, मतलब इसके साथ उठापटक चल रही है। ये मैंने इसको प्लेन में घुमा दिया ऐसे। जैसे मैं इसको प्लेन में घुमाऊंगा, देखना क्या बना। ये वेज है, ये डैश है, और ये वेज है, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया और ये मुझे ऐसे दिखा। और फिर जैसे मैंने ये किया, हमारे को ये दोनों साइड से मिरर इमेज आइसोमर नजर आने लग गए। दैट इज द साइड मिरर, करेक्ट। साइड मिरर समझते हो? साइड से ये डैश, ये डैश, ये वेज, ये वेज, ये वेज, ये वेज, ये साइड मिरर नजर आने लगेगा। और जैसे मैंने यहां इसका साइड मिरर इमेज देखा, अब मेरे पास 2 चीजें हैं, या तो ये एनेंटियोमर है या ये आइडेंटिकल है। अगर ये दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हैं तो ये आइडेंटिकल है, नहीं है तो ये एनेंटियोमर है। तो इसके लिए मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्रोच करूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्रोच करूंगा। अब 5 मेंबर रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो मतलब ही नहीं होता है। हटा दो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो बचा क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नहीं है भैया। मैं इसके 2 हाफ ऐसे कर ही नहीं सकता कि दोनों हाफ मेरे को एक दूसरे के मिरर इमेज दिखे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। दैट मींस ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकती। दैट मींस बोथ आर पेयर ऑफ एनेंटियोमर। ये दोनों आपस में क्या है? पेयर ऑफ एनेंटियोमर। ये लीजिए सॉल्व हो गया। अब मान लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट ने ऐसे ही किया हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है उस स्टूडेंट ने इसको प्लेन में नहीं घुमाया,
उठा पटक करने के दौरान उसने तो इसको ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे, ये था ऐसे, ये ऐसे था, उसने इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब इस रिंग को यूं पलट दिया। क्या कहा मैंने? यूं पलट दिया, यूं। जैसे उसने यूं पलटा तो देखो उसको क्या दिखेगा, देखेंगे जरा, उसको ये दिखेगा, देखो बहुत ध्यान से देखना, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, या इसके बाजू में बना देता हूं, इसके बाजू में बना देता हूं, इसके बाजू में बना देता हूं, इस वाले के बाजू में। उसने इसको यूं पलटा, ऐसे पलटा, ऐसे। जैसे उसने इसको ऐसे पलटा तो देखो फिर उसको ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखने लगेगा। मतलब ये काम करो और बनाओ भी। जैसे उसने ये किया, ये वेज क्या बन गया? डैश। ये वेज क्या हो गया? डैश। और ये डैश क्या हो गया? वेज। ये लीजिए। अब है कि भाई ये क्या है? क्या ये मिरर इमेज है? क्या ये इसकी मिरर इमेज दिख रही है? हम कहेंगे यस, फिर से मिरर इमेज दिख रही है, लेकिन कोई साइड मिरर नहीं दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? फ्रंट मिरर। ये देखो, अगर मैं इस पर ये मिरर लगा दूं ये सामने से, तो वेज डैश हो जाएगा, ये वेज डैश हो जाएगा, ये वेज डैश हो जाएगा, ये मिरर है। अब ये ध्यान रखना, ये क्रिएटिविटी है, ये आपके दिमाग की स्पीड है, आप कितना जल्दी मिरर लगा देते हो। क्योंकि यार इतना तो ध्यान रखो, किसी भी कंपाउंड में जब मिरर लगता है तो वो साइड से लग सकता है, ऊपर लग सकता है, नीचे लग सकता है, फ्रंट लग सकता है, पीछे लग सकता है, आजू लग सकता है, बाजू लग सकता है। कहां मिरर लगा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की इमेज लगेगी, अलग अलग तरीके की इमेज बनेगी। अगर मैं किसी आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो इमेज अलग बनेगी, आईना मेरे साइड में है तो मेरी इमेज अलग बनेगी, आईना मेरे छत पर है, ऊपर है, तो इमेज मेरी अलग बनेगी। तो आपको पता है कि ये इमेजेस सब अलग अलग होती है, आप इमेजिन भी कर सकते हो। तो आप सोचो, जब ऐसा कर सकते हो तो इन मॉलिक्यूल्स में भी करो ना यार, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर साइड मिरर लगेगा तो पोजीशन आपस में एक्सचेंज होगी, फ्रंट मिरर लगेगा तो सारे वेज डैश हो जाएंगे, सारे डैश वेज हो जाएंगे। ये चीजें हमारे को करनी आनी चाहिए, करेक्ट। तो ये उठापटक जो 20 नंबर एग्जांपल में मैंने की, आप सभी लोगों के समझ में आई होगी। इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे ही रखा, इस पर मैंने उठापटक करी। उठापटक मैं ऐसे भी कर सकता था, मैंने साइड मिरर से देख लिया, मैंने जब उसको यूं पलटा तो मैंने फ्रंट मिरर से इसको इमेज बना लिया। कुल मिला के अपना आंसर एरेंजमेंट ही रहा। आप कितनी भी उठापटक कर लो, आंसर तो जो है वही रहेगा ना, उठापटक से चेंज थोड़ी होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए उठापटक के दौरान या तो उसी मॉलिक्यूल का डिफरेंट व्यू है तो वही मॉलिक्यूल नजर आने लगेगा, या आपको उठापटक के दौरान उसकी मिरर इमेज नजर आने लगेगी। मिरर इमेज नजर आने लगी तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो एरेंजमेंट हो सकता है, नॉट सुपर इंपोसिबल, या आइडेंटिकल हो सकता है, सुपर इंपोसिबल, या फिर कंपाउंड। तीसरा केस होगा डायस्टेनियमर आपको नजर आए। अभी तो मैंने केवल एक एग्जांपल सॉल्व किया है, आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना बता दिया है, ठीक है। 20 के बाद अब मैं आता हूं 21 नंबर में। देखो भाई 21 नंबर की मैं जरा बात करता हूं, आप लोग देखिएगा। जब 21 नंबर की मैं बात करूंगा तो देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे जरा देखते हैं। 21 नंबर में मैं इस मॉलिक्यूल को कैसे रोटेट करूं, देखना कैसे रोटेट करूं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करूं तो हर प्रकार से आपका रोटेशन करना आना चाहिए आप लोगों को। कैसे रोटेट करूं, देखो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, देखो ऐसे, इसी को ऐसे, ये रोटेट हुआ। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, ये जैसे मैं ये रोटेट करूंगा, ये वेज हो जाएगा, वेज है, डैश वेज हो जाएगा, वेज है, वेज डैश हो जाएगा, डैश है। ओह देखो, जैसे ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, मुझे बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिखने लग गया ये कंपाउंड। यानी 21 का आंसर आइडेंटिकल है। 21 का आंसर क्या है? आइडेंटिकल। ये ध्यान रखिएगा, ये उठापटक आपको बिल्कुल सही आनी चाहिए, हर तरह से करनी आनी चाहिए। आपने जैसे इसको यूं घुमाया, ऐसे ऐसे, करेक्ट, यूं, तो आपका ये वेज हो गया, ये भी वेज हो गया और ये डैश हो गया। आपने 21 का आंसर क्या निकाल डाला? आइडेंटिकल। तो 21 का आंसर हो गया आपका आइडेंटिकल। क्लियर। अब आगे देखिएगा, 22 पर आता हूं मैं। 22 देखिएगा, 22 में कुछ है नहीं। 22 साफ साफ एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आ रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। ये इधर मुंह करके खड़ा है, ये इधर मुंह करके खड़ा है, बड़े दोनों नाराज दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। अब मिरर इमेज का एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हम कहेंगे नहीं, ये इन कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सुपर इंपोजेबल नहीं है, बोथ आर पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो 22 एनेंशियोमर्स हैं।
अब मैं 23 पे आता हूं। 23 जैसे जो सवाल होते हैं ना, ये बड़े शानदार होते हैं। आप एक चीज गांठ बांध लेना, एक बात को जरा समझना कि अगर मान लीजिए इन ब्रिज कंपाउंड्स में इधर की तरफ कहीं एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही, और यहाँ ब्रिज पर आपको सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रखे हैं, तो जरा चेक कर लो कि इस एमी के साथ, इस क्लोरीन की या एमी के साथ जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ना, इनकी क्या स्टीरियो है। करेक्ट। तो यहां Me और H एक दूसरे के साथ सिन है और Me और Cl एक दूसरे के साथ ट्रांस है। लेकिन इसका जो अगला कंपाउंड है ना, इसमें देखो Me और क्लोरीन सिस है और Me और H ट्रांस हो गए। तो बताइए आप इस 3D में कितना भी कोशिश कर लो, ये व्यू ना तो वैसा का वैसा है ना, और ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज हो सकती, असंभव। बिकॉज Me और H यहां सिस है, ये Me और Cl ट्रांस है, अगले आइसोमर में ये सिस हो गए, ये ट्रांस हो गए, ये डायस्टीरियोमर बनेंगे, जियोमेट्रिकल कहे जाएंगे। क्लियर। तो हमेशा अगर इस तरीके से कोई एक ही सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड में होता है ना, तो आप हमेशा इसके रेस्पेक्ट में 3Ds वगैरह जरूर चेक कर लिया करो, अगर यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह लगे हुए हैं तो, क्योंकि फिर फालतू की उठापटक करने की जरूरत ही नहीं है ना। कितनी उठापटक कर लो, ना तो आपको वैसा का वैसा दिखेगा, ना मिरर इमेज दिखेगी, बिकॉज दीज आर द डायस्टीरियोमर्स। ओके, तो हम कहेंगे 23 डायस्टीरियोमर्स कहे जाएंगे। 24 पे आते हैं। 24 नंबर देखो, 24 नंबर मॉलिक्यूल में इस कंपाउंड के साथ ये दिया गया है। ये अभी बड़ा अजीब सा अलग अलग लग रहा है। अब ये अलग अलग कौन है? ये अलग अलग इसी का डिफरेंट व्यू है, या इसकी मिरर इमेज का डिफरेंट व्यू है, या फिर डायस्टीरियोमर है तो तीन में से कोई एक, बस यही तो पता करना है। देखो करते हैं पता। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में इस ब्रिज कंपाउंड को रोटेट करूं, तो ब्रिज कंपाउंड की एक खास बात है, ये ऐसे ही घूमते हैं। ये ज्यादा आसान है, केवल ऐसे ही घुमा घुमा के देखना है और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यूं कर दिया तो ब्रिज महाराज नीचे चले जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। राइट। तो हमेशा इसको ऐसे ही घुमाना है हम लोगों को, और जब हम यहां से इसको ऐसे घुमाते हैं तो घुमाते ही ये कार्बोनाइल इधर दिखता है, इसकी मिरर इमेज दिखाई देती है। और देखा क्या, यहां से जैसे मैं इसको घुमाता हूं यूं, तो ये कार्बोनाइल इधर आता है, इधर, तो ये हमें एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई देती है। ब्रिज कंपाउंड यहां से C2 डाल के ऐसे तो घूमता है, तो ये पोर्शन यहां जाता है, हमें पता है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई देती है। और अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई देती है, तो बताइए एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है? हम कहेंगे नहीं, कदापि नहीं, बिकॉज कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपस में, एनेंशियोमर। तो 24 भी आराम से हो गया भैया। मैंने क्या बोला था, यहां से C2 डाली, घुमाओ, ये कार्बोनाइल इधर आ जाएगा, एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आने लगेगी, और हम कहेंगे एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर। आ गई बात समझ में? अब देखो ये 25 नंबर सवाल, गजब, मतलब 25 नंबर वही आ गया जो 23 नंबर है, बस फर्क सिर्फ इतना है, 23 नंबर में मिथाइल के साथ देख रहा हूं, 25 नंबर में कार्बोनाइल के साथ देख रहा हूं। और मुझे बताओ इस कार्बोनाइल के साथ क्लोरीन कैसा है? कार्बोनाइल के साथ क्लोरीन सिन है, और यहां कार्बोनाइल के साथ क्लोरीन क्या है, एंटी है। तो 25 नंबर का आंसर हो गया डायस्टीरियोमर। 25 नंबर क्या हो गया, डायस्टीरियोमर। अपने को ज्यादा उठापटक करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। उसके बाद आ जाओ 26 नंबर सवाल। अब 26 नंबर सवाल में देखो भाई, इधर कार्बोनाइल है, इधर भी कार्बोनाइल है। अरे नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर है तो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, यहां डायस्टीरियोमर नाम की कोई चीज तो बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इधर भी कार्बोनाइल है, इधर भी कार्बोनाइल है। तो मैं कह दूं कार्बोनाइल के साथ ब्रोमीन सिस, कार्बोनाइल के साथ क्लोरीन ट्रांस, यहाँ कार्बोनाइल के साथ ये ब्रोमीन ट्रांस, कार्बोनाइल के साथ ये क्लोरीन सिस, तो वही चीज यहां दिखेगी। कार्बोनाइल के साथ क्लोरीन सिस, कार्बोनाइल के साथ क्लोरीन सिस, कार्बोनाइल के साथ ब्रोमीन ट्रांस, कार्बोनाइल के साथ ब्रोमीन ट्रांस, इधर से कार्बोनाइल के साथ ब्रोमीन सिस, ये कार्बोनाइल के साथ ब्रोमीन सिस, तो सेम चीज ही दिखेगी। मतलब यहाँ डायस्टीरियोमर का कोई मतलब है ही नहीं। डायस्टीरियोमर का मतलब तब होता जब कार्बोनाइल एक ही होता। ये देखो जैसे ये था, इसलिए यहाँ डायस्टीरियोमर का तो कोई मीनिंग रहा ही नहीं। अब या तो ये आइडेंटिकल है या ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। ये क्या है जरा ये देखते हैं। तो देखो क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आ रही है? तो हम कहेंगे यस, बिल्कुल आ रही है। अगर मैं साइड मिरर लगाऊं, अगर मैं साइड मिरर लगाऊं, ओह देखो,
तो ये कार्बोनाइल कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल कार्बोनाइल, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये मिरर इमेज नजर आ रही है अच्छे से। क्या ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है? हम कहेंगे नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और कंपाउंड के अंदर जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। याद रखिएगा, एनेंटियोमर इज द आंसर। हम कहेंगे कंपाउंड एनेंटियोमर्स है। क्लियर? अब आइए 26 के बाद मैं आता हूं 27 नंबर क्वेश्चन में। ये बड़े गजब के सवाल है। अब 27 नंबर से फिर उठापटक चालू करता हूं। देखो, क्या ये कंपाउंड मुझे एक दूसरे के अभी मिरर इमेज नजर आ रहे हैं? तो हम कहेंगे यार अभी तो नहीं आ रहे हैं। क्या ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आ रहे हैं? हम कहेंगे नहीं आ रहे हैं। तो जरा उठापटक कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये जो डिफरेंट व्यू दिख रहा है अभी, हो सकता है उसी कंपाउंड का हो और हो सकता है उसकी मिरर इमेज का हो। तो जरा कोशिश कर लेते हैं हम लोग। चलो जी, तो मैं इसको घुमाता हूं। देखो कैसे घुमाऊंगा। अगर मैं यहां से एक C2 डाल के घुमाऊं, यहां से एक C2 डाल के घुमाऊं, ऐसे घूमता है ब्रिज कंपाउंड। तो ये कार्बोनाइल यहां आ गया, ये कार्बोनाइल यहां आ गया, ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे सेट हो गए बिल्कुल। लेकिन जब आप यहां से C2 जाके घुमाते हो तो ये ब्रोमीन इधर और ये क्लोरीन इधर आ गया। देखो, तो इसका मतलब इसी कंपाउंड का डिफरेंट व्यू हमारे को नजर आ रहा है, यानी उसी कंपाउंड का डिफरेंट व्यू नजर आया हम लोगों को आफ्टर रोटेशन, आफ्टर उठापटक। क्लियर? तो उसी कंपाउंड का अगर डिफरेंट व्यू है तो दैट मींस मैं क्या बोलूंगा, बोथ आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल है, उसी मॉलिक्यूल को उठापटक करके दूसरे तरीके से बना दिया और हमसे रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो हमने भी उठापटक करके कह दिया वही कंपाउंड तो है यार, आइडेंटिकल है ये। 28 नंबर पे आओ। 28 नंबर क्या है जरा ये समझते हैं। 28 नंबर में भी उठापटक करते हैं हम जरा। अगर मैं 28 नंबर में वही यहां से एक C2 लेता हूं, देखना, यहां से एक C2 लेता हूं, ये लीजिए, ये एक C2 मैंने डाली, करेक्ट, यानी यहां से मैंने मॉलिक्यूल को घुमाया। जैसे मैं यहां से C2 डाल के घुमाता हूं तो Br लेफ्ट में, क्लोरीन राइट में आ गई बिल्कुल, और दोनों कार्बोनाइल पीछे थे, ये आगे यानी बिल्कुल मुझे ऐसा का ऐसा ये मॉलिक्यूल दिखने लगा है। ये उठापटक करनी आनी चाहिए, और ब्रिज कंपाउंड में तो ज्यादा आसान है क्योंकि उठापटक ऐसे ही चलती है, बस यूं कर करके देखते रहो, या तो बिल्कुल वैसा का वैसा दिख जाएगा, या उसकी मिरर इमेज दिख जाएगी, या डायस्टेरियोमर होगा। तीन में से एक आंसर होगा, बड़े आराम से आप कर सकते हो। जैसे ही आप लोग यूं करके घुमाते हो, जब घुमाते हो ना तो उसकी व्यू हमेशा साइड में बना लिया करो कि घूमने के बाद ये आया है, और फिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर से मिला लिया करो क्या हुआ, तो अपने आप आपको आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं इसको घुमाता हूं तो मैंने कहा दोनों कार्बोनाइल इधर आ गए, चेक करना, घुमा के बनाना आपको, और ये ब्रोमीन इधर आ गया, ये क्लोरीन इधर आ गया, मुझे बिल्कुल वैसा का वैसा दिखा। आप लोग तो बनाया करो, मुझे तो दिख रहा है, राइट। तो ये क्या बन गया, ये आइडेंटिकल हो गया, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, बोथ आर आइडेंटिकल। इज इट क्लियर? ये 28 नंबर हो गया, आइडेंटिकल, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैं आता हूं 28 नंबर के बाद 29 नंबर में। 29 नंबर में जरा आप देखिएगा बड़े ध्यान से, 29 नंबर को मैं सॉल्व करता हूं। क्या ये कंपाउंड बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है? हम कहेंगे नहीं, ये वैसा का वैसा नहीं दिख रहा है। क्या ये कंपाउंड इसकी मिरर इमेज दिख रही है अभी? हम कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब एक उठापटक कर ली जाए, क्या पता उसी कंपाउंड का डिफरेंट व्यू हो, या हो सकता है इसकी मिरर इमेज का डिफरेंट व्यू है, और हो सकता है कितनी उठापटक कर रहा हो लास्ट में अपने को डायस्टेरियोमर ही बोलना पड़े, हो सकता है। तो मैं वो उठापटक क्या कर लेता हूं। तो देखिएगा, मैं इसमें उठापटक करता हूं। मैं यहां से, ध्यान से देखना, यहां से एक C2 लगा रहा हूं, और जैसे ही मैं यहां से एक C2 लगाता हूं, इसको 180 डिग्री से घुमाता हूं, तो ये कार्बोनाइल इधर आएगा, ये कार्बोनाइल इधर आएगा, ये तो वैसे ही आएंगे, लेकिन हाँ ये ब्रोमीन इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा। और जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने क्या देखा, अरे ये तो एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आने लग गए। और अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आने लग गए तो अब मैं रुकूंगा और चेक करूंगा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या। अगर वो है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगे, और दोनों ही नहीं है
तो दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, दैट मींस पेयर ऑफ एनेंशियोमर कहलाएंगे। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी ये इस पर या ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। मैं कहूंगा दीज आर एनेंशियोमर, ये एनेंशियोमर है। अब मैं 30 नंबर पे आता हूं। 30 नंबर के अंदर देखो, क्या ये कंपाउंड बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है? हम कहेंगे नहीं, नहीं दिख रहा है। क्या ये कंपाउंड अभी एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है? हम कहेंगे नहीं, वो भी नहीं दिख रही है। तो फिर क्या करें? हम कहेंगे उठा पटक करेंगे। जब उठा पटक करेंगे, थोड़ा से घुमाएंगे, फिर आएंगे, रोटेट करवाएंगे, तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा ही दिखे, या हो सकता है इसकी मिरर इमेज दिखे, या हो सकता है लास्ट में कुछ भी ना दिखे, हम बोले यार डायस्टेरियम है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये तीन चीजें तो हो रही है, इतनी देर से ये तो कर रहे हैं। तो मैं जब इस पर उठा पटक करता हूं, अब उठा पटक ब्रिज कंपाउंड है, ऐसे ही कर सकता हूं मैं 180 डिग्री से एक बार घुमा के, और कुछ नहीं कर सकता मैं इसके साथ। ठीक है, जैसे मैं इस पे उठा पटक करता हूं, ठीक है, हो सकता है उठा पटक कोई नहीं करे, कोई करे नहीं उठा पटक 30 नंबर में, वो मॉलिक्यूल को ऐसे उठाए और सीधा उठा के इसके बाजू में ऐसे रख दे कि देखो मिरर इमेज, ये मिरर, यहां अगर मिरर लगे तो ऐसा दिखेगा। और कोई इसको ऐसे कह दे कि यार इसको 180 डिग्री से जरा ऐसे घुमा दो। जैसे इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे, देखना देखना, इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या होगा? देखो, जैसे इसको मैंने 180 डिग्री से घुमाया, ये कार्बोनाइल इधर आ गया, ये कार्बोनाइल इधर आ गया, ये लीजिए हो गया, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, और क्लोरीन इधर आ गया, और ब्रोमीन इधर आ गया। और जैसे ही मैंने ऐसे किया, देखो मैंने कहा साइड मिरर लगा दो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आने लग गए, और इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मैं कहूंगा बोथ आर पेयर ऑफ एनेंशियोमर। बस इस तरीके से हम लोगों को रिलेशनशिप निकालनी आनी चाहिए। क्लियर? तो आपने देखा कि कई बार साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, ब्रिज कंपाउंड्स के अंदर, ब्रिज कुछ टिपिकल केसेस के अंदर हमारे को बस यही उठापटक करनी होती है। तो उठापटक, तीन बात ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल हैं जो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे, तो तीन चीजें हो सकती हैं। मैंने क्या बोला? इसी कंपाउंड का या तो ये डिफरेंट व्यू है, उठापटक के दौरान पता लग जाएगा, या फिर इसकी मिरर इमेज का डिफरेंट व्यू है, उठापटक के दौरान देखा यार मिरर इमेज है ये तो एक दूसरे की, उसी का डिफरेंट व्यू बना रखा था। तो अगर मिरर इमेज दिखे तो फिर एक स्टेप और बढ़ाएगी हमारे लिए, हम प्लेन भी चेक करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करेंगे, बोथ आर एब्सेंट पेयर ऑफ एनेंशियोमर, नहीं तो आइडेंटिकल। ठीक है, दोनों में से एक भी है तो आइडेंटिकल, बोथ आर एब्सेंट तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर। और तीसरा तरीका क्या है? कितनी उठापटक कर लो, हमारे को ना तो वैसा का वैसा दिखेगा ना मिरर इमेज दिखेगी, तो फिर इसका मतलब ये हो गया दीज आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। लेकिन आप याद रखना, इस उठापटक से पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला जरूर चेक कर लेना कंपाउंड्स की, बस इसका जरा ध्यान रखना। मैं उन सब से पास होता हुआ आया हूं, ये ध्यान रखना। क्लियर? और या फिर सवाल सिंपल आरएस कॉन्फ़िगरेशन के होंगे जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखी है। ये बात हुई आपके रिलेशनशिप इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसकी पूरी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा दी है। ठीक है, बता दीजिए। देखिए, अब हम लोग लेते हैं एसिमेट्री एंड कायरलिटी, नेक्स्ट टॉपिक। asymmetry and chirality। देखिए, asymmetry and chirality, इस टॉपिक में हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं थ्योरेटिकल, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग समझते हैं। एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग समझना आप लोग बहुत ही ध्यान से। ओके, देखिए एसिमेट्री एंड कायरलिटी के अंदर पहला स्टेटमेंट ये है कि जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर कायरल। all asymmetric molecules are, ऐसे कह दो, all asymmetric molecules are optically active, but all optically active molecules are not asymmetric, these may be dissymmetric। पहला स्टेटमेंट बता, सीधे शब्दों में मैंने आप लोगों को बोला है कि all asymmetric molecules are optically active molecules, all asymmetric molecules are optically active, all asymmetric molecules are optically active, but reverse is not true। That means
that means all optically active molecules are not asymmetric. These may be डिससिमेट्रिक. ऐसे मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक भी हो सकते हैं. करेक्ट. अब इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, जरा समझते हैं. मैंने कहा जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन सभी ऑप्टिकली एक्टिव एसिमेट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिससिमेट्रिक भी हो सकता है. इसका क्या मीनिंग है इसको जरा समझना. देखो, जब हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाइड करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है. मॉलिक्यूल्स को 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है. कैसे कैसे जरा देखेंगे. मॉलिक्यूल्स एक तो होते हैं एसिमेट्रिक. 3 प्रकार से मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाइड किया जाता है. मॉलिक्यूल या तो होता है एसिमेट्रिक, या फिर होता है डिससिमेट्रिक, ये लीजिए, और या फिर होता है सिमेट्रिक. या तो होता है एसिमेट्रिक, या होता है डिससिमेट्रिक, और या फिर होता है सिमेट्रिक. ठीक है. हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है जिस मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता. एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता. यानी एसिमेट्रिक का मतलब है नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में नहीं है. सिग्मा एब्सेंट है, आई भी एब्सेंट है, एसएन भी एब्सेंट है, और सीएन भी एब्सेंट है. सभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में एब्सेंट होते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक कहते हैं. अब इतना तो हम समझ गए, अगर सिग्मा और आई एब्सेंट है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा. ठीक है. अब मैं बात करता हूं फिर डिससिमेट्रिक कौन होते हैं. डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सिग्मा एब्सेंट होता है, आई एब्सेंट होता है, एसएन भी एब्सेंट होता है. तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव तो ये भी होगा, लेकिन इन मॉलिक्यूल में सीएन प्रेजेंट होता है. और अगर सीएन प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं हुआ, ये मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक हुआ. तो क्या कहा मैंने, ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, but all optically active molecules are not asymmetric, it may be dissymmetric because प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ये इसमें भी एब्सेंट है. और जिनमें ये दो चीजें एब्सेंट होती है उनमें एसएन भी एब्सेंट होता है, जिनमें जो कि मेरी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशंस है. ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, एसएन भी एब्सेंट होना चाहिए, आई भी एब्सेंट होना चाहिए. यानी सिग्मा और आई और एसएन तीनों एब्सेंट होने चाहिए. और हम ये जानते हैं कि जिसमें सिग्मा और आई एब्सेंट होता है उनमें एसएन भी एब्सेंट होता है, इसलिए हम एसएन का जिक्र नहीं करते, हम केवल सिग्मा और आई का जिक्र करते हैं. तो सिग्मा और आई इसमें भी एब्सेंट है, सिग्मा और आई इसमें भी एब्सेंट है. इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है. इसीलिए तो स्टेटमेंट बन गया कि ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट ऑल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसिमेट्रिक, दीस मे बी डिससिमेट्रिक. क्लियर. पहला स्टेटमेंट आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा. करेक्ट. उसके बाद मैं यहां बात करता हूं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें या तो सिग्मा प्रेजेंट होता है या आई प्रेजेंट होता है या बोथ आर प्रेजेंट. दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है. बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, होते हैं बहुत अच्छा, नहीं होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज प्रेजेंट है देन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिमेट्रिक. ये लीजिए, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट समझा दिया है. उतारेंगे फटाफट. अब देखिएगा, अब मैं इसी पर बेस्ड सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र करता हूं, उसे भी आप लोग समझना. आज ध्यान रखना, एसिमेट्री एंड कायरलिटी के सारे संदेह खत्म हो जाएंगे तुम लोगों के.
सारे संदेह, सारे डाउट सब खत्म हो जाएंगे आप लोगों के। देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये भी था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये भी था। एसिमेट्रिक भी ऑप्टिकली एक्टिव है, डिसिमेट्रिक भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? तो अब मैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कह सकता हूं, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह सकता हूं कि इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री and center of symmetry and improper axis of symmetry always absent. Optically active compounds के अंदर plane, center and improper ये हमेशा absent होनी चाहिए, but axis of symmetry हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसकी कोई शर्त नहीं है। हो तो बहुत अच्छे, डिसिमेट्रिक हो जाएगा, और वो भी नहीं है तो एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आप कहेंगे in optically active compound, in optically active compound sigma I and Sn, sigma I and Sn always absent, sigma I and Sn ऑलवेज एब्सेंट, हमेशा एब्सेंट होती है, बट Cn में और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दिया गया मॉलिक्यूल एक्चुअली एसिमेट्रिक है या फिर डिसिमेट्रिक है। करेक्ट? तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। एक तरह से पहले स्टेटमेंट का ही एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट मैंने बना दिया है। ओके, चलिए जी, अब मैं आता हूं थर्ड स्टेटमेंट पे। तीसरा पॉइंट भी जरा ध्यान से समझिएगा। हम ये जानते हैं कि जिन कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती हैं, वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर कभी भी सुपर इंपोज नहीं होते हैं। हम कहते हैं दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल। तो हम क्या कह दें, जिनमें ये सिग्मा एब्सेंट है, आई एब्सेंट है, एसएन एब्सेंट है, तो वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। जिनमें ये एब्सेंट है उनके लिए और क्या बोल सकते हैं कि दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी से लिंक किया जा सकता है। बिकॉज दोनों के क्राइटेरिया तो सेम ही हो गए। वापस से सुनना, सिग्मा एब्सेंट, आई एब्सेंट, ये दो एब्सेंट तो एसएन भी एब्सेंट, तो ये तीनों अगर एब्सेंट है तो कहते हो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। ये तीनों एब्सेंट होते हैं तो कहते हो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते हैं। दैट मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज कोरिलेटेड विद नॉन सुपर इंपॉसिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन इट्स मिरर इमेज। ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कोरिलेट कर सकते हैं किससे, मॉलिक्यूल की नॉन सुपर इंपॉसिबिलिटी से अपनी मिरर इमेज के ऊपर। तो मैं लिख दूं थर्ड पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी optical activity is correlated with non superimposibility of the molecule on its mirror image. Optical activity is correlated with non-superimposibility of the molecule on its mirror image, and this property is known as, और इसे हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इस नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, बड़े काम की चीज है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज known as chirality। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कायरलिटी। बड़े काम की चीज है भैया, इसके इर्द गिर्द अब आगे की स्टीरियो चलेगी। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कायरलिटी। करेक्ट? और इसी कायरलिटी का मतलब है या तो एसिमेट्री
या फिर डिसिमेट्री, डिपेंड करता है C10 की क्या कहानी है। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर प्लेन एब्सेंट है, आई भी एब्सेंट है, SN भी एब्सेंट है, अगर ये तीनों चीजें एब्सेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बिल्कुल होता है। और हम ये भी कहते हैं अगर ये चीजें एब्सेंट होती है तो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज भी नहीं होता, यानी नॉन सुपर इंपोजेबल होता है। तो ये जो कंडीशंस है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी है और नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी की भी है। तो मैं क्यों ना ऑप्टिकल एक्टिविटी को नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी से जोड़ देता हूं ना, करेक्ट। तो मैंने क्या कहा, और जिनमें ये तीन चीजें एब्सेंट होती हैं वो या तो होते हैं एसिमेट्रिक या होते हैं डिसिमेट्रिक, बिकॉज C2 की कहानी नहीं पता, यानी एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक, ऑप्टिकल एक्टिविटी, नॉन सुपर इंपॉसिबिलिटी, ये सब चीजें जुड़ चुकी हैं, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कोरिलेटेड विद नॉन सुपर इंपॉसिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन इट्स मिरर इमेज, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कायरलिटी। अब आप समझना आप लोग, बड़े काम की चीज हो गई। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कायरलिटी? हम कहेंगे कायरलिटी का मतलब एसिमेट्री या डिसिमेट्री। आप कहोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कायरलिटी, एसिमेट्री, डिसिमेट्री? आप कहोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। आप कहोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी? आप कहोगे नॉन सुपर इंपॉसिबिलिटी। आप कहोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कायरलिटी, एसिमेट्री, डिसिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी, नॉन सुपर इंपॉसिबिलिटी? हम कहेंगे इन सब का मतलब एक ही है, और वो मतलब है एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर ये दो चीजें एब्सेंट है तो इम्प्रॉपर ऑटोमेटिक एब्सेंट है। तभी तो हम इतने टाइम से एक ही बात कहता था मैं हमेशा कि याद रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो उस मॉलिक्यूल में एक तो इम्प्रॉपर भी एब्सेंट होगा, यानी ये तीनों चीजें एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर कभी भी सुपर इंपोज नहीं होगी और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी। क्लियर? यानी नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसे मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, यानी कायरलिटी। और ऐसे मॉलिक्यूल या तो एसिमेट्रिक होते हैं या डिसिमेट्रिक होते हैं। इस बात पे डिपेंड करता है कि अब जो एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और बच गया, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसकी क्या कहानी है, वो है या वो भी नहीं है, उसके बेसिस पर एसिमेट्रिक या डिसिमेट्रिक कहा जाता है। तो एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई कि कायरलिटी का मतलब कायरल सेंटर नहीं होता, कायरलिटी का मतलब कायरल सेंटर कभी नहीं होता, कायरलिटी का मतलब होता है एसिमेट्री, कायरलिटी का मतलब होता है डिसिमेट्री, कायरलिटी का मतलब होता है नॉन सुपर इंपॉसिबिलिटी, कायरलिटी का मतलब होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। इन शॉर्ट मैं कह दूं, कायरलिटी का एग्जैक्टली मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो मॉलिक्यूल कायरल है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, उसमें इम्प्रॉपर भी एब्सेंट है, वो मॉलिक्यूल कायरल है। वो मॉलिक्यूल या तो एसिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है। वो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं है, यानी कि नॉन सुपर इंपोजेबल है, यानी कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। बताइए, यहां तक मैंने तीनों बातें आपको समझा दी। तो एक बात बताओ, मॉलिक्यूल कायरल कब बोला गया? मॉलिक्यूल कायरल तब बोला गया जब बोला गया कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब एक बात और बताओ, जब ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं, प्लेन अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई करते हैं, तो पूरे मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं कि मॉलिक्यूल के किसी छोटे से हिस्से पर अप्लाई करते हैं? तो हम जानते हैं यार, छोटे से हिस्से पर अप्लाई थोड़ी करेंगे, बात तो पूरे मॉलिक्यूल की हो रही है। प्लेन पूरे मॉलिक्यूल पर अप्लाई होता है, दो मॉलिक्यूल के दो हाफ बनते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं देखे जाते हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री पूरे मॉलिक्यूल पर रखती है, साइड में कोने पे थोड़ी रखती है चुपचाप, पूरे मॉलिक्यूल पर रखती है, इंटायर मॉलिक्यूल पर रखती है। इसका मतलब ये जो एसिमेट्री, ये जो डिसिमेट्री, ये जो कायरलिटी, ये प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूल के केवल किसी एक हिस्से की प्रॉपर्टी है या पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है? तो हम कहेंगे भाई ये कायरलिटी तो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, किसी मॉलिक्यूल के छोटे से हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, चौथा पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कायरलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल। कायरलिटी पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो आप कहेंगे कायरलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ entire molecule. Chirality
पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखना, ठीक है। कायरलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल के किसी हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं है। तो कई सवाल मुझसे पूछे जाते थे, फरीदा वगैरह ने भी पूछे थे, ठीक है, कि सर ये कायरलिटी कैसे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला अब आपको, कायरलिटी देखना आ गया, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है, तो वो मॉलिक्यूल कायरल है, और अगर दोनों में से एक भी चीज है तो वो मॉलिक्यूल अकायरल है। ये ध्यान रखना, क्लियर। अब आप देखो आगे की चीज देखो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरलिटी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है क्या, आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन है क्या, तो हम कहेंगे यस। और क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। ये दो चीजें एब्सेंट है तो इम्प्रॉपर भी एब्सेंट है। अगर ये तीन चीजें एब्सेंट है, मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल है या एसिमेट्रिक है या डिससिमेट्रिक है। इसका मतलब हम कहेंगे कायरलिटी इज द नेसेसरी, आवश्यक, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री का एब्सेंट होना जरूरी है। इसका मतलब कायरलिटी का होना मॉलिक्यूल में जरूरी है, और कायरलिटी अगर है तो सब कुछ है, यानी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। तो कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन दो अपवाद होते हैं, दो एक्सेप्शंस होते हैं इसके, लेकिन उसके कारण ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, इसको सही माना जाएगा, क्योंकि अगर ये सही नहीं तो फिर संसार में कुछ भी सही नहीं है, ये मानकर चलना तुम लोग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन अपनी जगह दिमाग में आपके फिट रहने चाहिए। और वो दो एक्सेप्शंस कौन है, जो मॉलिक्यूल कायरल भी हैं लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, ये वो दो मॉलिक्यूल, ये वही हैं जिन्हें जादू आता है, जिन्हें मैजिक आता है। और ये दो मॉलिक्यूल जिन्हें मैजिक आता है वो हमारी डिक्शनरी में क्या बोले जाते हैं, पिरामिडल इन्वर्जन वाले और कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स वाले। ये दोनों मॉलिक्यूल कायरल तो होते हैं बट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, बिकॉज जादू के द्वारा, मैजिक के द्वारा हमें पता है वो अपने पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनाते रहते हैं, क्लियर। तो मैं यहाँ 5th नंबर स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, सुनना। 5th नंबर स्टेटमेंट बोला जाता है कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड sufficient condition for a molecule to be optically active, for a molecule to be optically active। तो कायरलिटी is the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active। याद रखिएगा, with two exception। हाँ, दो एक्सेप्शन हमारे को पता होने चाहिए, और दोनों एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, एक पायरामिडल इन्वर्जन एंड सेकंड कन्फर्मेशनल एनेंटियोमरिज्म। कन्फर्मेशनल एनेंटियोमरिज्म, और हम ये जानते हैं पिरामिडल इन्वर्जन के कौन से एग्जांपल है और कन्फर्मेशनल एनेंटियोमरिज्म के कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी, मेन चीज क्या है, कायरलिटी होनी चाहिए मॉलिक्यूल में। कायरलिटी का मतलब एसिमेट्री एंड डिससिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल में। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए मॉलिक्यूल में। इसीलिए तो हमेशा हम सिग्मा और आई चेक करते हैं मॉलिक्यूल में, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव कहने के लिए, राइट। तो एक्टिव या इनएक्टिव कहने के लिए भी सिग्मा और आई चेक होता है, और मॉलिक्यूल को कायरल कहना है या अकायरल कहना है, इसके लिए भी वही सिग्मा और आई चेक होता है। ये हमेशा याद रखना। तो हमने देखा मेन चीज कायरलिटी है। अब ये मॉलिक्यूल में अगर आपको कायरलिटी डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई कायरलिटी पैदाइशी होती है क्या, नहीं, पैदाइशी नहीं होती भाई मॉलिक्यूल में कायरलिटी। पैदाइशी तो सब एटम्स हैं, कार्बन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब एलिमेंट्स हैं, पैदाइशी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होती, मॉलिक्यूल इन एटम्स से बनते हैं और फिर उनके अंदर ये कायरलिटी भी आती है और कायरलिटी लाने के लिए मॉलिक्यूल में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन। ये ध्यान रखना, हमारे को मॉलिक्यूल में इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे कि ये लो भैया ये कायरलिटी का इंजेक्शन लग गया, मॉलिक्यूल कायरल हो गया। ये ध्यान रखना, ये इंजेक्शंस लगते हैं तब मॉलिक्यूल कायरल होता है। तो हम कह सकते हैं कि कायरलिटी कैन बी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंजेक्शन। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग कि कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर इंजेक्शन से इंड्यूस्ड होती है। अब ये इंजेक्शंस क्या है? ये इंजेक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, बड़े वैरायटी ऑफ इंजेक्शंस हैं। ये इंजेक्शन होता है कायरल सेंटर, ये इंजेक्शन होता है कायरल एक्सेस, ये इंजेक्शन का नाम है कायरल प्लेन, ये इंजेक्शन का नाम है हेलिकल शेप। मतलब मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा कर दो, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि वो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री लगना बंद हो जाए, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल। तो हम क्या लिख सकते हैं? छठा पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट जरा देखेंगे। कायरलिटी can be induced in the molecule by following फैक्टर्स। हम फॉलोइंग फैक्टर्स से मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी इंड्यूस्ड कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स मतलब फॉलोइंग इंजेक्शंस। ठीक है, देखो पहले इंजेक्शन का नाम है, पहले फैक्टर का नाम है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। दूसरे का नाम है कायरल एक्सेस। तीसरे का नाम है कायरल प्लेन और चौथे का नाम है हेलिसिटी। ये 4 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जिससे मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी जनरेट की जा सकती है। ये हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, उतारो देखो। अब देखिए, मैंने कहा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मुझे कायरलिटी इंड्यूस्ड करनी है तो मैं कायरल सेंटर लगा के उसमें कायरलिटी डाल सकता हूं, कायरल एक्सेस से डाल सकता हूं, कायरल प्लेन से डाल सकता हूं, हेलिकल शेप से डाल सकता हूं। मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी डालने के ये तरीके होते हैं। क्लियर? याद रखना, कायरल एक्सेस के एग्जांपल्स कौन कौन से थे? कायरल एक्सेस के एग्जांपल थे जैसे A1 नंबर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखने वाली क्यूमुलिन्स, हेमिस्पाइरेन्स, स्पाइरेन्स, बाइफेनाइल्स, बाइपाइरॉल्स, एडिमेंटेन्स, बाइनेफ्थॉल्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स कायरल एक्सेस के थे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग पढ़कर आए हैं। कायरल प्लेन के एग्जांपल कौन कौन से थे? जैसे कि अंसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोफेन और ट्रांसाइक्लोऑक्टेन। राइट, ये सारे के सारे कंपाउंड कायरल प्लेन के थे। इन कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं होता था, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल कायरलिटी शो करते थे। मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ करती थी। करेक्ट? याद करो, जैसे कायरल प्लेन का मैं एग्जांपल लेता हूं, ये लीजिए, याद करो, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। करेक्ट? और याद करो, ये पैरासाइक्लोफेन, कोई इसके अंदर ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। राइट? तो इसके अंदर कायरलिटी इंड्यूस्ड कर रखी है हम लोगों ने। अगर मैं इसकी बात करूं ट्रांसाइक्लोऑक्टेन, इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरलिटी इसके अंदर इंड्यूस्ड कर रखी है। नॉन प्लेनर हो गया ना मॉलिक्यूल, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह कुछ नहीं लगेगा। हेलिकल शेप में आप याद करो, मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसी बहुत सारी रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती है। ये लीजिए, ऐसी बहुत सारी रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगी। लीजिए, करेक्ट? और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो यहां पर इस पर लगा हुआ ग्रुप
और इधर इस पर लगा हुआ ग्रुप, दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होने लगता है। और जैसे ही दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होने लगेगा तो ये सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर होते ही हम क्या करते हैं, किसी एक को वेज से दिखाने लगते हैं और किसी एक तरफ को डैश से दिखाने लगते हैं, राइट। और जैसे ही एक वेज और एक डैश हो गया, मतलब थोड़ी देर पहले जो रिंग मान लो एक प्लेन में थी, थोड़ी सी भी ऊपर और नीचे हो गई तो जो भी इसके अंदर पहले कोई प्लेन था वो प्लेन अब नहीं है, बिकॉज ये नॉन प्लेनर हो चुकी है और ये कंपाउंड कायरलिटी शो करने लगता है। क्लियर। तो अब देखो इन कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल कायरल है। इसका मतलब इनमें इंजेक्शन लगा हुआ है, किसी में कायरल प्लेन का, किसी में हेलिसिटी का। अब कायरल एक्सिस के एग्जांपल हम लोग क्या क्या करके आए हैं, याद करो। ये करके आते थे, ये H ले लिया, ये क्लोरीन ले ली, ये H और ये क्लोरीन ले ली। बताओ कोई कायरल सेंटर है इनमें, हम कहेंगे नहीं, फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। क्लियर। चलिए ऐसे देखिए, एलिनी क्या, अगर मैं कहूं हेमिस्पाइरेन बना लो, ले लीजिए, ये H ले लिया, ये Cl ले लिया, इधर से ये H है, ये Cl है, कोई कायरल सेंटर है इसमें, नहीं है, एंड सो ऑन। इसकी बड़ी ही लंबी लिस्ट है जो हम लोग जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मॉलिक्यूल कायरल होते हैं और इनके अंदर कायरलिटी किसी न किसी तरीके से डाली गई है, राइट। अब मैं बात करता हूं 7th नंबर पॉइंट की। 7th नंबर पॉइंट क्या है समझना, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है, याद रखना, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है, करेक्ट, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा कायरल होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ मॉलिक्यूल कंटेन, इफ मॉलिक्यूल कंटेन only one chiral center, if molecule contain only one chiral center, then it is always chiral। बिल्कुल होगा ही होगा ऑलवेज कायरल, क्योंकि मैं ऐसा कई बार बोलता हूं आपको, कई बार बोला है मैंने आप लोगों को कि यदि मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो उसमें कभी भी ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, ना कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री लगेगी, दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा कायरल होगा एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इफ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर देन इट इज ऑलवेज कायरल as well as ऑप्टिकली एक्टिव। साथ में ये ऑप्टिकली एक्टिव भी कहा जाता है। हमें बहुत पता है, एक्सेप्शंस पता है, पायरामीटर इन्वर्जन एंड कन्फर्मेशन एंड इंसोमेरिज्म, वो हम लोग पहले लिख चुके हैं, राइट। चलिए तो हम लोग 7th नंबर पॉइंट जान चुके हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है तो वो हमेशा कायरल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब इंजेक्शन काम करेगा अगर एक कायरल सेंटर का लगेगा तो। क्लियर। अब मैं आता हूं 8th नंबर पॉइंट पे, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। 8th नंबर पॉइंट, 8th नंबर पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कंपाउंड में एक नहीं बल्कि दो कायरल सेंटर है तो फिर वो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब इंजेक्शन की ओवरडोज लग गई। दो कायरल सेंटर का मतलब ओवरडोज हो सकता है, हो सकता है अब ये डोज काम करे भी और हो सकता है ये डोज काम ना भी करे, करेक्ट। देखो मैं दोनों ही एग्जांपल लेता हूं, कब डोज काम कर रही है और कब डोज काम नहीं कर रही है। तो देखो 8th नंबर पॉइंट, 8th नंबर पॉइंट क्या है, इफ मॉलिक्यूल कंटेन टू कायरल सेंटर, then it may or may not be कायरल। ये कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखना। इट मे और मे नॉट बी कायरल, ये कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं क्या लिख सकता हूं, मे और मे नॉट बी
ऑप्टिकली एक्टिव। या ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बात को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो इधर इस कंपाउंड में देखो कितने कायरल सेंटर है। मैंने कहा 2 कायरल सेंटर इस कंपाउंड में है। ये लीजिए, बताइए 2 कायरल सेंटर होते हुए भी ये मॉलिक्यूल क्या कायरल है, क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? आप कहोगे ना, नहीं है, बिकॉज देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब 2 कायरल सेंटर होते हुए भी ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर? ऐसे देखिएगा 2 क्या आपके, तो मैं 4 कायरल सेंटर बना के देता हूं आपको। लो 4 कायरल सेंटर लो आप लोग, और मुझे बताइए क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? क्या 4 कायरल सेंटर है? आप कहोगे नहीं, अभी भी ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, बिकॉज देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। राइट? इसलिए ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, बिकॉज देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब 4 कायरल सेंटर होते हुए भी ये इंजेक्शन काम नहीं कर रहे। राइट? इसका मतलब 1 कायरल सेंटर है, देन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज कायरल। 1 से ज्यादा है तो कायरल हो भी सकता है और नहीं भी। ये नहीं होने वाले एग्जांपल बताती है। अब मैं होने वालों की बात करता हूं। अगर मान लीजिए मैं ये कंपाउंड लेता हूं, ये लीजिए कितने कायरल सेंटर है? हम कहेंगे इसके अंदर 2 कायरल सेंटर है। बताइए क्या इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है? आप कहेंगे नहीं, ना कोई प्लेन है ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है। जबकि ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? ए कायरल है। ये भी ए कायरल है, ये भी ए कायरल है। तो आपने एक चीज देखी। अब देखना गजब का स्टेटमेंट आने वाला है। गजब का स्टेटमेंट आने वाला है, 9 नंबर स्टेटमेंट। गजब का स्टेटमेंट है, समझना समझना क्या है स्टेटमेंट। उससे पहले काम की चीज समझो। देखो आपने देखा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, जिनमें कायरल सेंटर नहीं है कहीं दूर दूर तक। बताओ इसमें कहीं कायरल सेंटर है? हमने कहा नहीं है। बताओ इनमें कहीं कायरल सेंटर है? आप कहोगे नहीं है। बताओ इन कायरल एक्सेस वालों में कहीं कायरल सेंटर होता है? वैलिन में, हेमिस्पायरिन में, स्पायरिन में कहीं होता था, बाइफिनाइल में, बाइपायरल में, बाइनेफ्थॉल में। हम कहें कोई कायरल सेंटर नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल कायरल थे। फिर भी वो मॉलिक्यूल कायरल थे, उनमें कोई कायरल सेंटर नहीं था। और देखो यहां कायरल सेंटर है, लेकिन फिर भी ये कायरल है। आप समझो, कायरल सेंटर ना होके भी मॉलिक्यूल कायरल बन रहे हैं, और कायरल सेंटर होते हुए भी मॉलिक्यूल अकायरल बन रहे हैं। इसका मतलब कायरल सेंटर का मॉलिक्यूल की कायरलिटी से कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। ये तो मात्र एक छोटा सा इंजेक्शन है, एक डोज है। हो सकता है काम करे, हो सकता है काम ना करे। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविट होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल सेंटर का होना जरूरी है। आप कहोगे नहीं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई कायरल सेंटर नहीं है। आप कहोगे ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तीनों, कोई कायरल सेंटर नहीं है। आप कहोगे यहां तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक्सेट्रा डाल दिया, ये भी सब ऑप्टिकली एक्टिव थे, पढ़कर आए हम लोग, इनमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं था। यानी किसी मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कायरल सेंटर से ऑप्टिकल एक्टिव बनाया तो जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। तो क्या सफिशिएंट कंडीशन है कायरल सेंटर डाल दो तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा हमेशा? हम कहेंगे नहीं, ना तो ये आवश्यक है ना ये सफिशिएंट है। बिकॉज यहां देखो एक क्या 4 कायरल सेंटर है, पर चारों मिलके भी मॉलिक्यूल को कायरल नहीं बना पा रहे, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। इसका मतलब मैं 9th नंबर का स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं? द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, the presence of chiral center is neither necessary nor a sufficient condition for a molecule to be optically active। किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल सेंटर का होना
ना तो कोई नेसेसरी कंडीशन है ना ही सफिशिएंट कंडीशन है। याद रखना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कायरलिटी है, ना कि कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर तो केवल एक जरिया है, केवल ये इंजेक्शन है जो मॉलिक्यूल में लगता है और मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इंजेक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, कितनी डोज दी जा रही है। अगर केवल एक सिंगल डोज है, यस मॉलिक्यूल ऑलवेज कायरल, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, सिंगल डोज। लेकिन अगर ये डोज ओवर हो गई, 2 कायरल सेंटर डाल दिए, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, तो भैया हो सकता है वो डोज काम करे भी और हो सकता है डोज काम ना भी करे, ये ध्यान रखना। और अकेली एक ही डोज नहीं होती है मॉलिक्यूल में कायरलिटी डालने की, ये बहुत तरीके की डोज होती है। कायरल एक्सेस भी होता है, कायरल प्लेन भी होता है, हेलिसिटी भी होती है, एटसेट्रा। करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9th नंबर का स्टेटमेंट बहुत ही गजब का स्टेटमेंट है, और वो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नाइदर necessary nor a sufficient condition for a molecule to be optically active। याद रहे, ये कमाल की बात अब आपको याद रखनी है हमेशा, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोगों के दिमाग में एक चीज फिट होती है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कायरल सेंटर होता है। अरे नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कायरलिटी, और कायरलिटी का मतलब होता है कायरल सेंटर नहीं, कायरलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये एब्सेंट करने के लिए मॉलिक्यूल में कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और उन इंजेक्शंस में से एक इंजेक्शन का नाम है कायरल सेंटर। तो बड़ी टुच्ची सी चीज है कायरल सेंटर, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। काम करता है कभी कभी, काम नहीं करता। काम की चीज है कायरलिटी। ये कायरलिटी आपके रोम रोम में बसी होनी चाहिए, इसका मतलब बसा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिग्मा और आई का एप्लीकेशन, मतलब सिग्मा और आई लगाना आना चाहिए। अगर ये देखना आता है तो मॉलिक्यूल का आपको कायरल और एकायरल देखना आता है, एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक कहना आता है, ये सब चीजें आप लोग फिर कर सकते हो। तो याद रखना, काम की चीजें सिग्मा एंड आई, 2 चीजें एब्सेंट, एस एन बी एब्सेंट, ये तीनों एब्सेंट तो फिर C2 की बात करेंगे। अगर है तो डिसिमेट्रिक, नहीं है तो एसिमेट्रिक, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक बोथ आर कायरल, और कायरल हो गया तो नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मेन चीज जो है वो है कायरलिटी, यानी मेन चीज जो है वो है सिग्मा एंड आई की एब्सेंस। यानी आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, सिग्मा पर और आई पर किसी मॉलिक्यूल के लिए। अगर ये 2 में से कोई भी एक चीज लग गई तो सारा खेल खत्म, मॉलिक्यूल इज ए कायरल। और अगर बोथ आर एब्सेंट देन मॉलिक्यूल इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। ये ध्यान रखना, ये मैंने 9th नंबर स्टेटमेंट आप लोगों को समझा दिया है। करेक्ट। अब मैं बात करता हूं 10th नंबर स्टेटमेंट की, 9th नंबर स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, चलिए देखो भाई, 10th नंबर स्टेटमेंट समझते हैं हम लोग। देखो भाई, जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर हमेशा टेट्रा कोऑर्डिनेटेड हो। क्या बोल दिया मैंने, वापस से सुनना, ऐसा जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर हमेशा टेट्रा कोऑर्डिनेटेड ही हो, वो ट्राई कोऑर्डिनेटेड भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं रिपीट करता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कायरल सेंटर इज ऑलवेज टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, इट मे बी ट्राई कोऑर्डिनेटेड, ये ट्राई कोऑर्डिनेटेड भी हो सकता है। तो 10th नंबर एग्जाम्पल क्या हो गया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट chiral center is always tetra coordinated. Tetra coordinated. It may be tri coordinated. ये ट्राई कोऑर्डिनेटेड भी
हो सकता है, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल वेल नॉन एग्जाम्पल सब जानते हैं हम लोग। ये नाइट्रोजन, ये R1, ये R2 और ये R3। बताइए नाइट्रोजन की कितनी कोवेलेंसी है इस वक्त? यहां हम कहेंगे केवल 3, 1 2 3, चौथा तो लोन पेयर आ गया, राइट। ये लोन पेयर काम में लेता, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तब टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होगा। राइट नाउ ये ट्राई कोऑर्डिनेटेड है। अगर मैं कहूं इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा, तो आप कहोगे एब्सेंट। आई, आप कहोगे एब्सेंट। अगर ये 2 एब्सेंट तो एसएन भी एब्सेंट। और अगर ये तीनों चीजें मॉलिक्यूल के अंदर एब्सेंट होती है तो याद रखना ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कायरल। और अगर ये कायरल है तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर, याद रहे, सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है। यानी कि इस कंपाउंड का ये एनेंशियोमर हो गया। ये दोनों आपस में क्या है? आप कहोगे ये दोनों आपस में पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। अब हम ये कहें अगर ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है तो क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? हम कहेंगे बस वही नहीं है। ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर भी है, ये कायरल भी है ना। वो जो सब कुछ इसके अंदर एब्सेंट होना चाहिए वो एब्सेंट भी है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो क्या लिखेंगे? कायरल बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जिसका कारण मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बिकॉज ऑफ पायरेमिडल इन्वर्जन। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है जीआईओसी में। पायरेमिडल इन्वर्जन याद करो, क्वांटम टनलिंग, करेक्ट। वो sp2 में होता है, p के पास होता है, सिस्टम रिहाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। बिकॉज ऑफ पायरेमिडल इन्वर्जन, राइट। तो पायरेमिडल इन्वर्जन जैसे इसके अंदर होता है, ये लीजिए, ये मैंने इस कंपाउंड में पायरेमिडल इन्वर्जन करवाया। तो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे इसके अंदर पायरेमिडल इन्वर्जन हुआ, ये लोन पेयर नीचे आ गया, करेक्ट। ये पलट के नीचे आ गया। जैसे ये लोन पेयर नीचे आया, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इज इट क्लियर? अब मैं कह रहा हूं इस मॉलिक्यूल को आप लोग जरा प्लेन में यूं पलटो, ऐसे पलटो प्लेन में, ये पलट दिया तो देखो ऐसा कैसा दिखेगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को प्लेन में यूं पलटोगे, यूं प्लेन में घुमाओगे, प्लेन में ऐसे घुमाओ, तो आपको ऐसा कैसा ये दिखेगा। यानी हम ये कहते हैं बोथ आर, ये दोनों एनेंशियोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है बाय पायरेमिडल इन्वर्जन। इसलिए जो ऐसे मॉलिक्यूल पायरेमिडल इन्वर्जन से अपना मिरर इमेज, अपना एनेंशियोमर बनाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो सिस्टम में रूम टेम्परेचर पे दोनों बराबर मात्रा में एग्जिस्ट करेंगे, तो वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए +x डिग्री से ये घुमाता है तो सिस्टम में ये भी उतना ही अमाउंट में है अवेलेबल। सिस्टम में पायरेमिडल इन्वर्जन के द्वारा इसका एनेंशियोमर भी उतना ही अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये +x डिग्री से पोलराइज लाइट के प्लेन को घुमाता है तो ये -x डिग्री से रोटेट करेगा 100% शर्तिया। इसलिए ये कायरल तो होते हैं बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसका कारण है पायरेमिडल इन्वर्जन। लेकिन मैंने एक बात और कही थी, अगर मैं ये सेंट्रल एटम जरा चेंज कर दूं, अगर मैं ये सेंट्रल एटम चेंज कर दूं, नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस लगा दूं, तो मैंने कहा था फास्फोरस के लगने से पायरेमिडल इन्वर्जन नहीं हो पाता है। पायरेमिडल इन्वर्जन अब रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। ये लग गया, सिग्मा इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी आई भी एब्सेंट है, एसएन भी एब्सेंट है, तो हम कहेंगे ये भी क्या है? कायरल है। ओके, और ये भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ इसकी मिरर इमेज भी बना ली। ये लीजिए R1, ये R2 और ये R3, करेक्ट। तो मैं क्या कहूंगा कि फास्फोरस के लगने से ये कायरल भी है एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव भी कहा जाता है, एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव।
आगे बात समझ में। और अगर ये कायरल के साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी है, वाई? बिकॉज इसके अंदर पायरामिडल इन्वर्जन नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं ये कहूं कि क्या पायरामिडल होगा, तो हम कहेंगे पायरामिडल इन्वर्जन इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए ये कंपाउंड पूरी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसका एनेंशियमर रूम टेम्परेचर पर अपने आप नहीं बनता है, ये ऑप्टिकली प्योर रह सकता है। क्लियर? ये बात हुई आपके एसिमेट्री एंड कायरलिटी के ऊपर बेस्ड 10 स्टेटमेंट्स की। अब 11th नंबर पॉइंट चालू करता हूं, उतारेंगे आपसे पहले, उतारे। इसमें आप ये चीज भी कह सकते हो, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि ये जो कंपाउंड्स है इसके लिए हम कह सकते हैं नॉन रिजॉल्वेबल, बिकॉज बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। तो यहां पर तो आप टर्म क्या कह सकते हो? नॉन रिजॉल्वेबल। यहां तो क्या टर्म बोली जा सकती है? नॉन रिजॉल्वेबल। और यहां पर टर्म क्या बोली जाएगी? यहां पे टर्म क्या बोली जाएगी? रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल, ये आप लोग ध्यान रखोगे। उतार लो, देखो फटाफट देखिएगा। अब हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन टार्टरिक एसिड। ओके, ये हमको करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन टार्टरिक एसिड। देखो टार्टरिक एसिड क्या होता है, हम जानते हैं टार्टरिक एसिड ये होता है एग्जैक्टली। ओके, इस कार्बन पर, या मैं इसको पूरा ऐसे लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर देखो, इस कार्बन पर एक H लगा, एक OH लगा, एक COH लगा है, और इस पर भी एक H, OH और COH लगा है। तो अब क्या है कि कई बार मैं टार्टरिक एसिड, चलो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कई बार मैं टार्टरिक एसिड में पढ़ा लेता हूं, और स्टूडेंट उसको केवल और केवल यही समझता है कि टार्टरिक एसिड में ही होते हैं बस ये, और किसी में होते ही नहीं है। नहीं यार, टार्टरिक एसिड तो एक नाम है जिसके अंदर मैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताऊंगा। एक्चुअली कंसेप्ट ये है, हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब ऐसे कंपाउंड में पढ़ रहे हैं जिनमें इस कार्बन पर एक X लगा है, एक Y लगा है और एक Z लगा है। X, Y और Z, और इस पर भी वही X है, वही Y है और वही Z है। एक्चुअली ये कंसेप्ट है, और इस टाइप का एक कंपाउंड होता है टार्टरिक एसिड, जिसके अंदर मैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करने वाला हूं। तो एक्चुअली मैं अब कहूं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैं इस पर अप्लाई करूंगा, जिसको आप टार्टरिक एसिड पर भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो अब टार्टरिक ही नहीं, इस प्रकार के सभी कंपाउंड्स पर आप ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अप्लाई कर सकते हो, जो अब हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि मैं ये कह दूं, अगर यहाँ Me है तो यहाँ भी Me है, यहाँ H है तो यहाँ भी H है, यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ भी ब्रोमीन है, या कह दूं मैं यहाँ Me है तो यहाँ भी Me है, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है तो यहाँ भी ब्रोमीन है, कैसा भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना, एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है, और यहाँ जो 3 ग्रुप हैं वही 3 ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं। करेक्ट? तो अब मैं यहाँ जब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक 3D तो रखता है मीजो की, यानी इसका एक आइसोमर तो होता है मीजो, और इसका एक आइसोमर होता है थ्रियो। करेक्ट? एक मीजो होता है और एक थ्रियो होता है। मीजो का मतलब क्या हो गया, जरा देख लेते हैं। ये यहां पर मैं लिख देता हूं Z है, और ये भी Z है, ये X है, ये X है, और ये Y है। हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मीजो? मीजो का बेसिक डेफिनेशन होता है कि कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, कम से कम 2 कायरल सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कहते हैं। मीजो का मतलब केवल प्लेन नहीं होता, कम से कम 2 कायरल सेंटर एंड
प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, मीजो कहते हैं। आगे बात समझ में। अब मैं जो कह रहा हूं जरा समझना, आगे की बात जरा ध्यान से देखना आप लोग। इस कंपाउंड के अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ रही है हमें, यस, तो मैं कहूंगा सिग्मा प्रेजेंट है। अब मैं कहता हूं कंपाउंड के अंदर आई भी प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या वो सेंटर ऑफ सिमेट्री मैं फिशर पे अप्लाई करूंगा, तो हम कहेंगे नहीं, फिशर पर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं होती, बिकॉज फिशर इज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पर अप्लाई होती है। तो मैं पहले इस कंपाउंड का स्टैगर्ड फॉर्म बनाऊंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले एक सोर्स बनाता हूं ये, और आपको पता है मैं जब ये सोर्स बनाऊंगा तो मेरी आईज यहाँ है, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहा हूँ, तो यहाँ मुझे जेड दिखेगा, यहाँ मुझे एक्स दिखेगा, यहाँ वाई दिखेगा, यहाँ भी जेड दिखेगा, ये भी एक्स दिखेगा, ये भी वाई दिखेगा। अब इसके बाद ये मैंने ग्रुप लगा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद मैं या तो फ्रंट कार्बन को या बैक कार्बन को, दोनों में से किसी भी एक कार्बन एटम को 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, यानी एक ऐसी 3D जनरेट कर देता हूं जहां से मैं आपको एक सेंटर ऑफ सिमेट्री बता सकता हूं। ऐसी 3D बना के दूंगा ना मैं आपको, तो मैंने यहां ये लीजिए एक ऐसी 3D बना के दे दी आपको जहां से मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको बताना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये लीजिए, अब मैं कह दूं देखो ये आपका वो पॉइंट है जहां से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। तो देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल जेड जेड दिख रहा है, देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्स एक्स दिखाई दे रहा है। मैं कहूं देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री वाई वाई दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें नजर आ रही है, और ये ग्रुप्स एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल रखते हैं। ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, ये सब कुछ हम लोग समझते हैं। इसका मतलब इसके अंदर सिग्मा भी प्रेजेंट है और आई भी प्रेजेंट है। अगर ये दो प्रकार के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी कंपाउंड में होते हैं तो बताइए वो क्या कहता है, कायरल या ए कायरल। हम कहेंगे वो ए कायरल कहलाता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी कहलाता है, करेक्ट। और इसको हम कहेंगे नॉन रिजॉल्वेबल, और हम ये जानते भी हैं ऑल मीजो कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। क्लियर। ये मैंने मीजो कंपाउंड के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहां पर आपको लिख के दे दिए हैं। अब मैं बात करता हूं थ्रियो फॉर्म के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। थ्रियो फॉर्म का मतलब होता है ये जेड जेड लिख देता हूं, ये एक्स और ये वाई, तो इधर ये वाई और ये एक्स, ये चीज हो गई। और इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं कहूं कि सिग्मा तो आप कहो एब्सेंट, मैं कहूं आई तो आप कहोगे ये भी एब्सेंट है। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट कई बार यहाँ इसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा देता है ना, फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा देता है। अरे मत लगा देना, रसायन देवता पाप देता है, पाप, ये काम नहीं करते हम लोग। फिशर में मैंने कहा ना सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी मत लगाना, क्योंकि दिखती है कि देखो ये भी लग गई, देखो सर ये भी लग गई, देखो ये भी लग गई। मैं कहता हूँ भैया ये धोखा है, धोखा। फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लगाते। इसी कंपाउंड का जरा 3D जनरेट करो तो आपको ऐसे दिखेगा जेड जेड, ये एक्स, ये वाई, ये वाई, ये एक्स। और मैं कहूँ अब लगाओ जरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो देखिए लग रही है क्या, देखो लग रही है क्या। ये बना दिया फिशर का व्यू, इधर तुम्हारे को जेड दिख रहा है, ऊपर तुम्हें हवा दिख रही है, कहाँ है सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर कोई बोले सर रोटेशन करा के देख लो। अब रोटेशन भी अगर आप कराओगे तो भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी। देखो वो भी जरा कर लेते हैं, मन में क्यों रखें, लो भाई मन में रखने की जरूरत ही नहीं है। ये जेड ऊपर ले जाओ रोटेशन करा के, एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर यहां से तो ठीक है हो गया, लेकिन इस वाई और इस एक्स का क्या करूं, ये थोड़ी है सेंटर ऑफ सिमेट्री ना, है ही नहीं। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में ना कोई सिग्मा लगता है और ना ही कोई आई लगती है। और अगर ये दो चीजें एब्सेंट है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, काइरल। कैसा होगा, काइरल होगा, याद रखना।
अब मैं आपसे कहूं क्या इसमें C2 है, तो आप कहोगे यस, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर आप यहां से एक एक्सिस पास करो, ये इधर देखो, ये अगर एक्सिस पास करो ये यहां से, और इसको 180 डिग्री से प्लेन में घुमाओ, तो ये x यहां, ये x यहां, ये y यहां, ये y यहां, ये z यहां, ये z यहां, यहां से अगर आप एक एक्सिस पास करोगे तो आप कहोगे C2 यार इसमें प्रेजेंट है। यानी ये कायरल एक्चुअली कैसा है, हम कहेंगे डिससिमेट्रिक है। कैसा है, डिससिमेट्रिक। जबकि ये कैसा था कंपाउंड, ये सिमेट्रिक था, क्योंकि सिग्मा और आई प्रेजेंट हो गए ना, दोनों ही प्रेजेंट हो गए, है ना। कोई भी एक होता तो भी सिमेट्रिक होता, लेकिन यहाँ दोनों ही है। और ये कायरल कैसा है, डिससिमेट्रिक है। क्लियर। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होता है एंड रिजॉल्वेबल होता है। कैसा होता है, रिजॉल्वेबल। ये आप लोग ध्यान रखना। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने किसके लिख डाले, ये थ्रियो फॉर्म के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो आपने एक्चुअली एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक्चुअली आप लोगों ने मीसो टार्ट्रिक एसिड के, या मैं कहता हूं टार्ट्रिक एसिड के नहीं लिखे, टार्ट्रिक एसिड की जगह मैं कह दूं इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स के लिए लिख दिए जिसका टार्ट्रिक एसिड तो वन ऑफ द एग्जांपल है। ये ध्यान रखना। यानी इस प्रकार के कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मीसो में हमेशा ये होगी और थ्रियो में हमेशा ये होगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, उठा देंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जो सवाल लिया है वो क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हमें क्लासिफाइड करना है कि वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है या फिर डिससिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है। मतलब इन मॉलिक्यूल्स को हमें एसिमेट्रिक, डिससिमेट्रिक या सिमेट्रिक, ये क्या है, इनमें क्लासिफाइड करना है। ओके, याद रखना, क्लासिफाइड करने के लिए हम एक अप्रोच लेंगे। अप्रोच क्या है, सबसे पहले तो हम इन कंपाउंड्स के अंदर चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले हमेशा सिग्मा चेक करना, हमेशा पहले सिग्मा चेक करना, बिकॉज अगर सिग्मा प्रेजेंट है, राइट, सिग्मा एंड आई, ये अप्रोच करनी होती है। लेकिन ऐसे कंपाउंड में हमें आई का तो मतलब ही नहीं है, तो हमें केवल और केवल सिग्मा चेक करनी होती है। करेक्ट। अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, सिमेट्रिक। अगर सिग्मा प्रेजेंट है, याद रखिएगा, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। क्लियर। और अगर सिग्मा एब्सेंट है तो फिर आप अप्लाई करोगे C2। फिर क्या अप्लाई करोगे, C2। ओके। अगर C2 प्रेजेंट है तो आप कहोगे डिससिमेट्रिक, और अगर C2 एब्सेंट है तो आप कहोगे एसिमेट्रिक। बस ये स्टेप होती है, ये ध्यान रखिएगा। देखो क्या बोला मैंने, वापस से देखना। मैंने कहा कंपाउंड में आप सिग्मा अप्लाई करना। सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे, सिग्मा। ऑलवेज अप्लाई सिग्मा। अगर सिग्मा प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया। अब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले सिग्मा देखा करो। और अगर सिग्मा एब्सेंट है तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो क्या चेक करोगे, C2 चेक करोगे। क्या चेक करोगे, C2। करेक्ट। अगर C2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब डिससिमेट्रिक हो गया मॉलिक्यूल, और वो C2 भी एब्सेंट है, मतलब सब कुछ एब्सेंट है फिर तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, एसिमेट्रिक। ये हमेशा याद रखना। अगर इस स्टेप से, इस सीक्वेंस से अगर आप चलोगे तो कभी कोई सवाल गलत नहीं हो सकता ऐसे कंपाउंड में। सबसे पहले देखते हैं हम यहां पर। क्लियर। और आपको एक और बात बता दूं, ऐसे कंपाउंड में C2 कैसे लगाते हैं, कायरल एक्सेस वाले कंपाउंड में C2 कैसे लगाते हैं, उसको मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद करो। ट्रिक क्या थी, मैंने कहा था ये जो बीच वाला कंसेप्ट होता है, ये बीच वाला पोर्शन, इसमें या तो इवन नंबर में डबल बॉन्ड होते हैं, या इवन नंबर में रिंग होती है, या फिर मिक्सिंग होती है रिंग की और डबल बॉन्ड की। तो सिमेट्रिकल मैनर के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज जब हम C2 अप्लाई करते हैं तो इधर का पोर्शन इधर आता है, इधर का पोर्शन इधर आता है, इसलिए सिमेट्रिकल मैनर में होना चाहिए। फिर मैंने कहा था बीच वाले पोर्शन के अंदर बाइफिनाइल भी हो सकता है, ये भी मैंने कहा था, बाइपाइरोल भी हो सकता है बीच वाले पोर्शन में, याद करो। करेक्ट। और मैंने कहा था जब हम यहां से C2 अप्लाई करते हैं, ये C2, तो इधर होता है एक H और इधर होता है एक G, और इधर भी होता है एक H
और एक G। H और G का मतलब जो इधर दो ग्रुप्स हैं वही दो ग्रुप्स इधर होते हैं। और जब हम C2 लगाते हैं तो क्या बताया गया था, H की जगह H चला जाता है और G की जगह G चला जाता है, इधर का हिस्सा इधर आ जाता है, इधर का हिस्सा इधर आ जाता है, और आप कह देते हो अगर बिल्कुल वैसा का वैसा तो C2 प्रेजेंट। क्लियर कंसेप्ट था, मैंने कहा था इमेजिनेशन ग्रुप थ्योरी में कर लेंगे। अभी तो हमने फॉर्मूला बना लिया राइट कि इसके अंदर हमें C2 अप्लाई करनी होती है। उस वक्त हम केवल ये मिडिल पोर्शन का ध्यान रखते हैं, जैसा यहां है वैसा का वैसा यहां होना जरूरी है। क्लियर, ये सब हम कायरल एक्सेस वाले एग्जांपल्स के अंदर किया करते थे। अब मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट एग्जांपल की। देखो सबसे पहले इवन या ऑड, हमने कहा इवन के अंदर देखो इधर भी रिंग इधर भी रिंग, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक जैसा है, एक जैसा, पहली शर्त हो गई पूरी। और इधर भी H और Cl, इधर भी H और Cl, इसका मतलब पहली चीज प्लेन तो हो ही नहीं सकता। प्लेन क्यों नहीं हो सकता वो तो हमने चेक कर लिया, क्योंकि आपको पता है पहली चीज नॉन प्लेनर है, ये दो ऐसे और ये दो ऐसे राइट, और ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो प्लेन नहीं लगेगा। जब प्लेन नहीं लगेगा तो हम क्या देखेंगे, एब्सेंट है तो C2 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, डिसिमेट्रिक। ये मॉलिक्यूल कैसा हो चुका है, डिसिमेट्रिक। अब मैं आता हूं सेकंड के अंदर। सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर पहले तो बताओ इवन का कंसेप्ट या ऑड का कंसेप्ट। हमने कहा इवन नंबर का मतलब दो वैलेंसीज ऐसे दो वैलेंसीज ऐसे। उसके बाद हमने देखा प्लेन इसमें है या नहीं, ये दोनों अलग अलग और ये दोनों भी अलग अलग, इसका मतलब इसके अंदर प्लेन नहीं है। अब प्लेन नहीं है तो क्या अप्लाई करोगे, C2। अब कहेंगे C2 का तो नाम ही मत लेना, बिकॉज इसके इधर वाला पोर्शन अलग है, इधर वाला पोर्शन अलग है। इस बीच के अंदर एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ रिंग है, C2 लगाओगे इधर डबल चल जाएगा, इधर रिंग हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा। इसका मतलब C2 भी इसके अंदर नहीं है, और अगर C2 भी नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक। हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कहेंगे। क्लियर। अब मैं आता हूं तीसरे मॉलिक्यूल पर। तीसरे मॉलिक्यूल में तो ओहो ऑड नंबर के अंदर है, रिंग डबल बॉन्ड रिंग। अगर ऑड नंबर का कंपोनेंट है तो इसका मतलब ये दो भी प्लेन में और ये दो भी प्लेन में, और हमें पता है ऐसी स्थिति में ये वाला प्लेन लगाया जा सकता है इस कंपाउंड के अंदर, तो हम कह देंगे ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो चुका है। अब मैं आता हूं फोर्थ पे। फोर्थ में देखिएगा इवन नंबर 1 2 3 4 इवन नंबर का मतलब इधर ये दो ऐसे हैं और ये दो ऐसे हैं। पहले प्लेन चेक करेंगे, देखो ये अलग अलग HCl, ये भी अलग अलग, इसका मतलब अलग अलग तो प्लेन ना ये लगेगा ना ये लगेगा, प्लेन खत्म। अब C2 के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहां से बिल्कुल बीच में सब C2 लगाते हैं, ये लीजिए। तो आप देखो शर्त क्या है, ये रिंग इधर ये रिंग इधर, सही है, ये रिंग इधर ये रिंग इधर, बिल्कुल सही है। H और Cl, H की जगह H की जगह Cl की जगह Cl, Cl की जगह Cl, C2 लगेगा। इसका मतलब हम ये कहेंगे ये एक डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अब मैं 5 नंबर की बात करता हूं। 5 नंबर में देखो बाइफिनाइल वाला कंसेप्ट हो गया। मैंने आपको बता रखा है रिंग से रिंग जाएगी, ये रिंग इसकी जगह जाएगी, ये रिंग इसकी जगह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो केवल जी देख लो, COH की जगह COH, COH की जगह COH, COL की जगह COL, COCl की जगह COCl। ओके, तो C2 लगेगा। प्लेन इसके अंदर है नहीं, क्योंकि आपको बता रखा है ये बाइफिनाइल है। बाइफिनाइल का मतलब रिंग ऐसे है, दो ग्रुप इसकी यूं प्लेन में है, दो ग्रुप अलग अलग प्लेन में है, मतलब दो ग्रुप ऐसे हैं दो ग्रुप ऐसे हैं। प्लेन इसलिए नहीं है बिकॉज ये दोनों भी अलग अलग हैं, ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो ना तो प्लेन ये लगेगा ना प्लेन ये लगेगा, पर इसके अंदर C2 है इसलिए इसको बोला जाएगा डिसिमेट्रिक। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको, डिसिमेट्रिक। ये लीजिए, इसको डिसिमेट्रिक कहा जाएगा। आ गई बात समझ में यहां तक। चलिए आगे देखिए, डिसिमेट्रिक के बाद मैंने कहा 6 नंबर एग्जांपल पे देखिए, 6 नंबर एग्जांपल को देखिए। 6 नंबर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बिल्कुल सेम वही चीज 6 नंबर में देखिए। 6 नंबर के अंदर पहले तो बताओ इवन या ऑड। हमने कहा इवन नंबर का कंसेप्ट। इवन नंबर के अंदर अब मैंने कहा ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल है भैया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये दोनों ऐसे हैं और ये दोनों ऐसे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग और ये दोनों भी अलग अलग, ये अलग, तो ना तो प्लेन ये लगेगा ना प्लेन ये लगेगा, तो प्लेन तो है नहीं। अब क्या है C2 क्या मतलब हो गया कि अगर मैं यहां C2 पास करूंगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, ये घुमाओ,
ये मॉलिक्यूल घुमाओ तो इधर की रिंग और इधर की रिंग का एनवायरनमेंट देखो, ये रिंग इसकी जगह, ये रिंग इसकी जगह, कार्बोनाइल इसकी जगह, कार्बोनाइल इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, सब कुछ वैसा का वैसा हमारे को दिखेगा, तो C2 इसके अंदर लगेगी। अरे मैं कह रहा हूं ये कंपाउंड जब ऐसे होगा, ये कंपाउंड जब ऐसे होगा, तो कंसेप्ट तो वही है ना जो इनके अंदर है, राइट। ये कंपाउंड जब ऐसे होगा, यहां से C2 पास करूंगा, मतलब यूं करके C2 पास करूंगा, तो ये रिंग इधर जाएगी, ये रिंग इधर जाएगी, इधर का कार्बोनाइल इधर, इधर का इधर, बाकी सारा पोर्शन ये सब एक दूसरे की जगह चला जाएगा, क्योंकि इनमें जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट इसके अंदर लगेगा, ये हम लोग जानते हैं, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल भी डिससिमेट्रिक कहा जाएगा। और जो कंसेप्ट 6 नंबर में है ना, जो कंसेप्ट 6 नंबर में है ना, सेम वही कंसेप्ट याद रखना 9 नंबर में भी है, वही डिससिमेट्रिक, करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं 7 नंबर में। 7 नंबर में देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, इवन नंबर का मतलब होता है नॉन प्लेनर, ये दो ऐसे और ये दो ऐसे। पहले मैं क्या चेक करूंगा, प्लेन, ठीक है, मैंने कहा रखा है प्लेन चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखो प्लेन इसके अंदर लगेगा, मैं कहूंगा ओहो देखो क्लोरीन क्लोरीन, अगर ये दो क्लोरीन क्लोरीन है और ये दो अलग अलग भी है तो हमारे को पता है ये वाला प्लेन लग जाएगा। और अगर प्लेन लग गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे कहते हैं 7 नंबर जो है वो सिमेट्रिक है, क्लियर। अब मैं 8 नंबर पे आता हूं। 8 नंबर देखो 1 2 और 3, ये तो ऑड नंबर में है। 8 नंबर तो क्या है, ऑड नंबर में, ऑड में। और अगर ऑड में है तो इसका मतलब ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं और ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं। अगर ये दो ग्रुप भी प्लेन में है, ये दो ग्रुप भी प्लेन में है, तो इसका क्या मतलब है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली लग जाएगी। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, सिमेट्रिक। ये कैसा है, सिमेट्रिक है ये मॉलिक्यूल। ये लीजिए 8 नंबर भी हो गया। 9 नंबर अभी मैंने आपको बताया था, ये यही है और इन दोनों में यही वाला कंसेप्ट है, ये अपने को ध्यान है। अब मैं 10th नंबर की बात करता हूं। 10th नंबर के अंदर क्या हो गया, 10th नंबर में ये 3 नंबर की रिंग हो गई, 3, ठीक है। और 3 नंबर का मतलब क्या हो गया, अगर इसमें 3 रिंग्स हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इधर के 2 ग्रुप्स और इधर के 2 ग्रुप्स एक ही प्लेन में है। ऑड नंबर हो गया ना ये, ऑड नंबर का मतलब इधर के 2 ग्रुप्स और इधर के 2 ग्रुप्स एक ही प्लेन में है। और अगर ये एक ही प्लेन में है तो ऑब्वियसली ये वाला प्लेन लगेगा और ये 10th नंबर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। 10th नंबर मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। ये लीजिए ये 10th नंबर सिमेट्रिक हो गया। आ गई मेरी बात समझ में यहां तक। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको मैंने क्लासिफाइड कैसे किया, एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में। मैंने कहा है मॉलिक्यूल में पहले प्लेन अप्लाई कर दो। जैसे प्लेन अप्लाई करोगे तो प्लेन अगर है तो सिमेट्रिक, और अगर प्लेन नहीं है तो फिर आप इसमें चेक करो C2। अगर C2 है तो डिसिमेट्रिक, वो भी नहीं है तो एसिमेट्रिक। और आप एक चीज जरूर देख लेना इन कंपाउंड्स में कि ये कंपाउंड्स प्लेनर का केस है या नॉन प्लेनर का है। प्लेनर का मतलब इधर के 2 ग्रुप और इधर के 2 ग्रुप यदि एक ही प्लेन के अंदर है तो हमेशा आपको ये वाला प्लेन देखना है। और अगर अलग अलग प्लेन में है, ये 2 अलग अलग प्लेन में है, ये लीजिए, तो फिर आपको या तो ये प्लेन और या ये प्लेन, दोनों में से कोई एक प्लेन मिल जाएगा या दोनों ही नहीं मिलेंगे। दोनों में से कोई भी एक मिल जाए सिमेट्रिक, दोनों ही नहीं मिले तो फिर C2 की तरफ चले जाना। और शर्त क्या बता रखी है मैंने कि ये वाला प्लेन कब नहीं लगता, जब ये दोनों भी अलग अलग हो और ये दोनों भी अलग अलग हो, तो ना तो ये लगता है और ना ये लगता है, करेक्ट। ये सब कुछ हम लोग जब जीआई पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोग कर चुके थे। तो ये बात हुई आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनको आपको एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्लासिफाइड करना होता है। ठीक, आज के इस क्लास में हम लोग यही तक रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर एसिमेट्री एंड कायरलिटी में जो टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, एनेंटियोमेरिक एक्सिस, ऑप्टिकल प्योरिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह, यानी टोटल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों की रहेगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।